चलिए जी। तो बेटा अभी तक चैप्टर 1 में जितनी भी बातें सीखी हैं उनको एक बटाबट से रिवाइज करते हैं, फिर आगे वाली बातों को क्लब करेंगे। रिवीजन में आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। सबसे पहली चीज हमने जानी थी, इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा लॉ बनाने की पावर किसको दे रखी है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लॉ को एग्जीक्यूट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड फाइनली लॉ को इंटरप्रेट करने में कोई भी दिक्कत आ जाए तो जुडिशरी दैट इज कोर्ट्स हमारे लिए आते हैं। एंड बेटा लेजिस्लेटिव ऑर्गन पार्लियामेंट के साथ साथ एक और अथॉरिटी आ जाती है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से निकल करके आई थी। पर बेटा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेम मैटर्स पर कानून ना बनाने लग जाए, इसलिए इनकी पावर को स्प्लिट किया गया इसी से अगले आर्टिकल 246 में। और उसमें बताया गया पार्लियामेंट आप कौन से मुद्दों पर कानून बनाओगे? अरे आंसर आना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप कौन से लिस्ट पर? स्टेट लिस्ट। एंड कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों मैटर्स पर कानून बनाएंगे। एंड कभी भी दोनों के कानूनों में अगर क्लैश आ जाएगा, किसका कानून प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट। एंड बेटा जितने भी रेजिडरी मैटर्स है जो कहीं पर मेंशन ही नहीं है, उन पर कानून हमेशा कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। और यहीं से पार्लियामेंट को कंपनीज एक्ट बनाने की पावर मिली थी। और बेटा कंपनीज एक्ट पर प्रेसिडेंट ने साइन 29 अगस्त 2013 को कर तो दिए थे, पर कंपनीज एक्ट धीरे धीरे फोर्स में आया था। धीरे धीरे किस वजह से फोर्स में आया था? उसकी लीगल बैकिंग हमें कौन से सेक्शन में देखने को मिली थी? सेक्शन नंबर 1। तो बेटा यहाँ पर हमने सेक्शन 1 पढ़ा था। सेक्शन 1 के 4 सब सेक्शन आए थे। सबसे पहले सब सेक्शन 1 ने आपको इस एक्ट का टाइटल बताया, दैट विल बी कंपनीज एक्ट 2013। सब सेक्शन 2 ने आपको सिखाया कहां पर अप्लाई करेगा? पूरे इंडिया पर। एंड फाइनली सब सेक्शन 3 में पार्लियामेंट ने सीजी को एक पावर डेलीगेट करी। और पावर डेलीगेट करते हुए क्या कहा कि सीजी आप धीरे धीरे कंपनीज एक्ट के प्रावधानों को फोर्स में ला सकते हो, और अलग अलग प्रोविजन अलग अलग दिन भी यहां पर फोर्स में आ पाएगा। इसके बाद बेटा हमने सेक्शन 2 यहां पर देखा था जो आपका डेफिनेशन से डील करता था। धीरे धीरे करके सारी डेफिनेशंस हम कवर करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने यहां पर कवर करी थी वो करी थी ऑफ द टर्म कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज क्या बात है, चलो गुड। 2 क्लॉज 20 में आपके टर्म कंपनी को डिफाइन किया गया था। कैसे डिफाइन किया गया था? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर दी एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए थे। फॉर एग्जांपल जियो जो 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई, बेटा नए कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई होगी, तो क्या ये नए कंपनी लॉ के लिए कंपनी है? बिल्कुल। क्या नया कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा इस पर अप्लाई कर रहा था? बिल्कुल। अगला एग्जांपल हमने लिया था एयरटेल का। एयरटेल इनकॉर्पोरेट हुई थी आपकी ईयर 1995 में। तो बेटा ये जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1956 वाले कानून में हुई थी, पर क्या ये नए कंपनी लॉ के लिए कंपनी मानी जाएगी? बिल्कुल। और क्या नया कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा इस पर अप्लाई करेगा? डेफिनेटली यस। अगली बात बेटा यहाँ पर हमने सीखी थी, लेट्स सपोज चाइना लाइफ इंश्योरेंस, एक ऐसी कंपनी जो चाइना में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसी कंपनी को नाम क्या दिया था? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या ये हमारे लॉ के लिए कंपनी होती है? नहीं, हमारा कंपनीज एक्ट इस पर अप्लाई नहीं करेगा। पर बेटा अगला एग्जांपल हमने लिया था नोकिया का, जो फिनलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है पर इंडिया में इसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऐसी कंपनी को नाम क्या देंगे? फॉरेन कंपनी। और बेटा क्या फॉरेन कंपनी हमारे लॉ के लिए कंपनी होती है? नहीं। क्या हमारा पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट एज इट इज इस पर अप्लाई करेगा? नहीं। पर क्या थोड़ा थोड़ा कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा? यस। जितना भी चैप्टर नंबर 22 के अंदर हम सीखेंगे उतना प्रोविजन आपका कंपनीज एक्ट के फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। बड़े सारी चर्चा हमने डिस्कस करी। इसके बाद हमने सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 पढ़ा। उसने भी सेम बात रिपीट कर बताई कि नई पुरानी सारी कंपनीज पर कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। साथ में यहाँ पर 4 पॉइंट्स और आए थे कि कोई बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस या कोई भी ऐसी कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न है, तो उन पर कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट दोनों अप्लाई करते हैं। पर कभी भी क्लैश अगर आया तो वो कंपनी किसकी बात मानेगी? स्पेशल एक्ट की बात करेगी प्रिवेल। एंड जाते जाते बेटा सबसेक्शन 4 के क्लॉज एफ ने सीजी को एक और पावर दे दी थी। क्या पावर दे दी थी? कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविजन अप्लाई कर सकती है। और प्रोविजन एज इट इज अप्लाई करना जरूरी है, चेंजेस के साथ भी किया जा सकता है, चेंजेस के साथ भी करना संभव था। और यहीं से बेटा हमने बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब भी जाना था। बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन था सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। तो बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 11 में आपके बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया था? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स आंसर आंसर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद सीजी में नोटिफाई। क्या सीजी ने अभी तक किसी को नोटिफाई किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं कर सकता? बेटा एक कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने जाना था जी कंपनीज हम क्यों बनाते हैं। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था जहां पर हमने एक बिजनेस लगाया था और वहां पर हमने सीखा कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करते हो तो उस केस में बिजनेस का जो क्रेडिटर या लॉस है वो आपके पर्सनल एसेट दैट इज आपके घर तक को सेल करके आपका पैसा रिकवर कर पाएगा। पर अगर आपने कंपनी बना ली होती तो बेटा शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स कभी भी सेल हो पाते? तो आंसर इज नो। उस केस में सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक हमारा लॉस लायबल रह जाता। तो इसी के साथ हमने अपना डिस्कशन भी एंड किया था। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सो फार दैट वी हैव कवर्ड। एनी डाउट्स? यहां तो कोई भी डाउट हो तो चलिए चलते हैं बेटा फिर आगे। तो लास्ट क्लास में जाते जाते एक छोटा सा डिस्कशन हम और कर रहे थे। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भी कंपनीज किस लिए बनाई जाती हैं। एक एग्जांपल से हमने समझा और वहीं पर एक डिस्कशन छोटा सा क्या पेंडिंग था। लोग कई बार कंपनी क्यों बनाते हैं? बैंक से लोन लेने के लिए। और बैंक से लोन लेने का पर्पस क्या होता है? क्या उनका इंटेंट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बैंक का पैसा वापसी लौटाना है? शायद नहीं बेटा, वो बैंक का पैसा खाना चाहते हैं, उसी वजह से बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो कई लोग इस इंटेंट से भी आपकी कंपनीज बनाते हैं। तो सर बैंक्स का पैसा कैसे खाया जाता है? क्या ये इतना आसान है? एक एग्जांपल से, बेसिक एग्जांपल से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज बेटा आज हमने कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखते हैं चलो धोखा लिमिटेड। तो आपने एक बेटा नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है विद द नेम ऑफ धोखा लिमिटेड।
आपने कंपनी बनाई और आपका इंटेंट ही शुरू से मैलाफाइड है कि आपको बैंक से बस किसी प्रकार से लोन चाहिए और इस केस में आप बैंक का पैसा खाना चाहते हैं, तो आपने कंपनी बनाने के लिए इसमें थोड़ी बहुत फंडिंग लाई, मतलब खुद से कुछ कैपिटल इन्फ्यूज करी। लेट्स सपोज आपने खुद से यहां पर मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्फ्यूज कर दी और बेटा कुछ टाइम तक इस कंपनी में छोटा मोटा अपने बिजनेस फेक सेल्स दिखाते हुए इसकी एक डिसेंट बैलेंस शीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप कर ली। एंड इसके बाद आप गए बैंक के पास और बैंक के पास जाकर कहा देखिए जी हमारी ये कंपनी है 1-2 साल से चल रही है, बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें कृपया लोन की आवश्यकता है। बैंक को भी लगा जी ठीक है नॉर्मल कस्टमर्स लोन लेने आते हैं, ये कंपनी भी आई है, तो बेटा ये गई एक बैंक के पास लोन मांगने। लेट्स सपोज ये गई यस बैंक के पास, तो यस बैंक के पास बेटा ये लोन का पैसा मांगने गए और यस बैंक से इसने लोन मांगा। लगभग बेटा आइडल डेट इक्विटी के हिसाब से इसको कितना लोन मिल जाता होगा? 2 करोड़ का। तो लेट्स प्रिज्यूम इसके पास 2 करोड़ का लोन यहां पर आ गया एंड यहां पर एसेट बेस आ रहा है लगभग 3 करोड़ का। ऐसी एक बैलेंस शीट इस कंपनी की इस समय दिख रही है और बेटा कंपनी के जो शेयर होल्डर्स यहां पर बैठे हैं उनका इंटेंट है कि उन्हें बैंकों का यह पैसा खाना है। तो बेटा कंपनी में टोटल पैसा कितना है? 3 करोड़। अगर बेटा कंपनी बनाई ही धोखे के इंटेंशन से गई है, क्या ये कंपनी एक्चुअली में जेन्युइन में बहुत सारा काम कर रही होगी? तो बेटा आज हमारे पास एक कंपनी रेडी है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, मेरी अपनी कैपिटल 1 करोड़ इन्वेस्टेड है, बैंक का 2 करोड़ इन्वेस्टेड है और मेरी कंपनी में 3 करोड़ का एसेट बेस आ रहा है। आप खुद से दिमाग लगाओ सी साहब, अगर आपको इस कंपनी को खाली करना है और बैंकों का पैसा खाना है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो सी साहब, क्लाइंट आके पूछेगा ये सवाल। तो बड़ा अनडाउटेडली अगर एसेट और एसेट को खत्म करना है तो क्या हमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बिल्डअप करने पड़ेंगे? यस, क्योंकि एसेट्स को खत्म करके दिखाना है तो हमें ऐसे कैसे में लॉसेस बिल्डअप करने पड़ेंगे। तो बेटा हम यहां पर क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी का एक पीएनएल बना रहे हैं। पीएनएल के अंदर यहां पर हमें एक्सपेंसेस बुक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमने सेल्स करी नहीं या बड़ी नेग्लिजिबल या थोड़ी बहुत सेल्स करी, पर उस सेल्स के साथ हम यहां पर एक्सपेंसेस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। बेटा एक एक्सपेंस आप यहां पर किस चीज का डाल सकते हो? सैलरी का। सर सैलरी का एक्सपेंस क्यों? सैलरी तो हमारे जेन्युइन एम्प्लॉइज होंगे, उनको हम पे करेंगे। पर बेटा ये जेन्युइन एम्प्लॉइज होंगे या कुछ फेक लोग होंगे? आप कहोगे जी कि आपका दोस्त, आपके दोस्त की वाइफ, आपके दोस्त के रिलेटिव, आपके रिलेटिव इस कंपनी में आकर अपना समय देते थे, सुबह शाम बैठकर काम करते थे और उनको हमें सैलरी पे करनी है। ठीक, हर किसी की सैलरी मोटी मोटी, लेट्स सपोज हम 2 लाख रुपए भी जोड़े तो बेटा ऐसे 5 लोग अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो आपने दिखाया जी 10 लाख रुपए की सैलरी मैंने पे करी। तो आप कंपनी के खाते से उनको 2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की एंट्री ट्रांसफर करोगे और कहेंगे जी हमने ये सैलरी का खर्चा यहाँ पर बुक किया। पर सर मेरा अकाउंट से तो पैसा चला गया, मेरे पास ये पैसा कैसे आएगा? कैश। तो बेटा जिसको मैं 2 लाख की एंट्री उसके बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या मैं उससे कैश लूंगा? सर वो इंसान क्यों राजी होगा ये करने के लिए? मैं उससे पूरा 2 लाख लूंगा, ये कहूंगा यार चल तू थोड़ा सा अपना कट रख ले, बाकी मेरे को दे दियो। तो बेटा या तो गुड फेथ में कोई रिलेटिव है उससे पूरा 2 लाख कैश दे दे, वरना उससे थोड़ा बहुत कट लेके अपनी 2-3% की कमीशन काट ले, बाकी मेरे को कैश दे दे। पर क्या मैंने बैंक का या मेरी कंपनी में जो 3 करोड़ का एसेट बेस था उसमें से 10 लाख रुपए कैश के फॉर्म में एक्वायर कर लिए? यस। तो मैंने एक खर्चा दिखाया, जेन्युइन खर्चा बुक्स में दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में खर्चा हुआ है, जबकि वो खर्चा है ही नहीं। उस खर्चे पर मेरा कंट्रोल था और मैंने कैश रिसीव कर लिया। इसी प्रकार से क्या यहां पर मैं रेंट का खर्चा भी डाल सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल आप दिखा दोगे कंपनी ने आपके किसी रिलेटिव का प्रीमाइसिस रेंट पर ले रखा था जो कंपनी गोडाउन की तरह इस्तेमाल करने की सोच रही थी, आपने यहां पर बेटा इसी तरीके से लेट्स सपोज 10 लाख रुपए रेंट का खर्चा डाल दिया। कंपनी ने किसी से मार्केटिंग करवाई, आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डाल दिया। ये सारे फेक खर्चे हैं, मतलब एक्चुअली में आप नहीं कर रहे हो, इन सब खर्चों पे आपका कंट्रोल है। बस आप कंपनी के बुक्स में एंट्रीज डालकर दिखा रहे हो कि ये खर्चे आपके हुए और इस तरीके से बेटा फेक खर्चे डालते हो। लेट्स सपोज ईयर 1 में आपने लगभग 30 लाख रुपए के फेक खर्चे यहां पर बुक कर दिए और बेटा क्या ये 30 लाख रुपए आपके पास घूमकर कैश के फॉर्म में आ गया? बेटा क्या वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है? ऑब्वियसली ब्लैक मनी है, पर पैसा तो मेरे पास आ गया। और ऐसा करते 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बीत गए एंड बेटा लगभग मैं कहता हूं 8-10 साल तक, लेट्स सपोज 5 साल तक आपने प्लानिंग करी, कभी 30 लाख, कभी 40 लाख, और एक टाइम ऐसा आया कि आपकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही है। कैपिटल तो ऑब्वियसली 1 करोड़ इन्वेस्टेड थी, लोन आपका यहां पर 2 करोड़ का आ रहा था, पर एसेट बेस आपके पास यहां पर बचा है लेट्स से मैं कहता हूं मात्र 30 लाख का, और बाकी सारा है आपका लॉस 2 करोड़ 70 लाख। और आप क्या कहोगे जी इकोनॉमी बड़ी डाउन चल रही है, काम धंधा बढ़िया चल नहीं रहा। सॉरी बैंक, मैंने कोशिश तो पूरी करी कि मैं अपनी कंपनी को तरीके से चला पाऊं, पर मेरी कंपनी अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाई, तो रियली सॉरी, मेरे को अपनी कंपनी को ना लिक्विडेट करना पड़ेगा। और बेटा यहां पर उठाकर आप अपनी कंपनी को लिक्विडेट या वाइंड अप करोगे, वाइंडिंग अप में बेटा 30 लाख रुपए किसको मिल जाएंगे? बैंक को। पर बैंक का कितना नुकसान हुआ? 1 करोड़ 70 लाख। और मेरा कितना नुकसान हुआ? 1 करोड़। पर बेटा क्या जेन्युइन में मेरा नुकसान हुआ है? ये तो सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए लॉस हो रहा है कि जी ये पैसा मेरा डूब गया, वो सारा पैसा मेरे पास घर पर कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है। और मैं बैंक से क्या कहूंगा, सॉरी भाई कंपनी लॉसेस में, मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक, मेरा कोई गलती है ही नहीं। बैंक कहेगा जी मेरा पैसा तो मेरे को चाहिए, तो आप अपना घर बेचकर मेरा पैसा दीजिए। क्या बेटा मैं अपना घर बेचकर पैसा प्रोवाइड करने के लिए लायबल हूँ? क्योंकि बैंक ने बेटा लोन मुझे दिया है या कंपनी को दिया है?
द मोमेंट मैंने बीच में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, बेटा ये लॉ की नजर में एक अलग पर्सन है। बैंक की जो भी डीलिंग्स हुई है इस कंपनी के साथ हुई है, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। क्या मेरी इस कंपनी के टुवर्ड्स कुछ लाइबिलिटी थी? बिल्कुल थी। कितनी थी? उतने शेयर्स पर जितने शेयर्स मैंने लेना एग्री किया था, वो पैसा मैंने कंपनी में इन्फ्यूज कर दिया था, पर उसके बाद मेरी कंपनी के टुवर्ड्स कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। इस तरीके से बेटा धीरे धीरे करके हम बैंक्स का पैसा खा जाते हैं। तो बेटा ये बैंक्स का पैसा खाया जाता है। और बैंक ने बेटा जब मुझको लोन प्रोवाइड किया था, वो बैंक के लिए लोन था या लाइबिलिटी थी या बैंक के लिए एसेट था? तब बैंक के लिए वो एसेट था। फॉर एग्जांपल यस बैंक से जब मैं लोन मांगने गया, तो मैंने तो उधार पर पैसा लिया था 2 करोड़, तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी है, पर बैंक के लिए क्या है? एसेट। और बैंक ने क्या सोचकर ये एसेट मेरे को प्रोवाइड किया था, लोन प्रोवाइड किया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्याज मिलेगा, एसेट की या लोन की रीपेमेंट आएगी तो बैंक पैसा बनाएगा। पर बेटा क्या ये एसेट बैंक के लिए परफॉर्म कर रहा है? नहीं। क्या उसको इंटरेस्ट मिला? नहीं, नुकसान ऊपर से हो गया। इसलिए ऐसे एसेट्स को हमारी इकोनॉमी में क्या कह देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक सोच रहा था ये मेरा एक एसेट था जो मेरे को कमाई करके देगा, पर ये एसेट मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसी को हम कह देते हैं एनपीएस, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा आज के दिन में हम कह सकते हैं मतलब एक पेन पॉइंट है कि एनपीएस को कैसे डील किया जाए। तो बेटा यही आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, कल को बैंक का पैसा डूब जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके बेटा ये पैसा खत्म हो रहा है। हाँ जी, करवाया था ऑडिट, देख लिया तो उसने बैलेंस शीट ऐसी है। मैं कहा ना कंपनी मैंने 2-3 साल तक बिल्ड करी, दिखाया कि ऐसा कुछ हो रहा है। बेटा ऑडिटर पहली बात तो इस बैलेंस शीट में क्या ही ऑडिट करके बताएगा? वो कहेगा ठीक है कैपिटल तो आई हुई है, पैसा तो है। हाँ, धीरे धीरे जो ये सारे फेक खर्चे हुए, क्या ये ऑडिटर को चेक करने चाहिए थे? क्या ऑडिटर की पकड़ में आने चाहिए थे? तो बेटा ये जितनी सारी प्लानिंग है, क्या ये कंपनी शायद अकेले में कर पाएगी? क्या किसी के साथ मिलकर करनी पड़ेगी? मिलकर करनी पड़ेगी। क्या कई बार यहाँ पर ऑडिटर भी मिला हुआ हो सकता है? क्या कंपनी उससे कह सकती है आप मेरे लिए एक फेक ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दो? ऑडिटर कह रहे हैं मैं नहीं करता, कंपनी कह रही दूसरे ऑडिटर से करा लूंगी। वो कह रहा है मैं नहीं करता, तीसरे से करा लूंगी। बते रहे हैं आज बेटा बिग 4 का पार्टनर सीए बैठा है और लक्ष्मी नगर में एक सीए बैठा है, क्या दोनों की डिग्री में कोई फर्क है? नहीं, उसके साइन की भी उतनी पावर है, इसके साइन की भी उतनी पावर है। आप मत साइन करो, इससे करा लूंगी। 5,000 रुपये इसको फालतू दे देंगे, 20,000 रुपये इसको फालतू दे देंगे, कोई ना कोई तो साइन करेगा। अब बाद में जब पकड़ा जाएगा तो चोर है बेटा, जब तक नहीं पकड़ा गया चोर नहीं है। अब इतनी प्लानिंग इतने लेवल पर हो रही है, क्या सारे पकड़े जाए जरूरी है? और तो और छोड़ो, कंपनी को बेटा बैंक से लोन दिलवाया किसने होगा, क्या लगता है? बैंक से लोन दिलवाया किसने होगा? बेटा कंपनी के डायरेक्टली इतने लिंक्स नहीं होते हैं, और बैंक वाले भी कंपनी से इस तरीके से इन केसेस में डायरेक्टली डील करना पसंद नहीं करते। बीच में कई बार इंटरमीडिएट्स होते हैं। वो इंटरमीडिएट्स कई बार सीएस भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग सीए ही होते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सीए कैन बी दैट इंटरमीडियरी। और बेटा ये लोन इतनी आसानी से मिला होगा, यहाँ पर बैंक मैनेजर भी मिला हो सकता है। बेटा हर किसी की कमीशन सेट होती है। बैंक से जब एक लोन का पैसा रिलीज होता है, बीच में जो इंटरमीडियरी है उसको भी 1-2% की कमीशन मिलती है, बैंकर को अपनी कमीशन मिलती है, इस इंसान को अपना पैसा मिल जाता है, और ये सारा पैसा धीरे धीरे खा लिया जाता है। और बेटा बहुत सारे लोग आपको मार्केट में यही काम करते हुए दिखेंगे। मतलब वो ये नॉर्मल रिटर्न विटर्न भरना एडवाइजरी का बेकार का काम है। हम लोन या फाइनेंसिंग का काम करेंगे, इसमें सूखी कमाई है। क्योंकि अगर आपने बेटा 1 करोड़ का लोन, या लेट्स से इस केस में 2 करोड़ का लोन कंपनी को दिलाया था, और मरे से मरा 2% आपको मिला, कितना हो गया? 4 लाख रुपए मरे से मरे। और सिर्फ किस चीज के? कि आपने एक फाइनेंसिंग बैंक से उस कंपनी के लिए अरेंज करिए, बीच में आपके 4 लाख की सूखी कमाई है, जहां पर आपको कुछ नहीं करना। बट अनडाउटेडली गलत कमाई है, कल को कभी भी पकड़े जा सकते हो। गलत काम करोगे बेटा, पकड़े जाने का रिस्क हमेशा है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी डिग्री भी जा सकती है, कल को आपका केस बनेगा तो डिग्री भी जा सकती है, उसके भी प्रावधान कानूनों में है। ठीक, कैसे कैसे थोड़ा बहुत सीखेंगे, पर ये जब भी गलत काम करोगे बेटा अनडाउटेडली पकड़े जाने का रिस्क है। और गलत कमाई हमेशा आपको डर देगी, एक पीसफुल स्लीप कभी भी नहीं देगी, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो क्या चीज कितना गलत करना है कितना नहीं, वो तो आप क्या है, तो गलत काम करोगे नहीं करोगे? चलो एनीवेज, तो बेटा इस तरीके से एक बहुत बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से पैसा खाया जाए। और बेटा ये पैसा अल्टीमेटली आ कहां से रहा है? बैंक से। आप एक चीज समझना, बैंक्स के पास पैसा कहां से आया था? बेटा बैंक्स के पास आपके मेरे जैसे हर इंसान ने अपनी एफडी सेविंग अकाउंट जाकर ओपन करवाया था। हम सबका पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, बैंक उस पैसे को आगे दे रहा है। और कल को अगर बैंक इस तरीके से ही इस टाइप के एसेट और लोन बांटता रहा, क्या वो बैंक लॉन्ग रन टर्म में सस्टेन कर पाएगा? बैंक बंद हो जाएगा एक दिन। बड़ा जिस दिन बैंक बंद हुआ, पैसा किसका डूबेगा? हम सबका, दैट इज देश की जनता का। तो अल्टीमेटली पैसा तो देश की जनता का ही जा रहा है। अगर बैंक इस टाइप से काम करता रहेगा, अल्टीमेट इंपैक्ट तो बेटा डिपॉजिटर्स पर ही पड़ना है। ठीक, तो फाइनली डेंट तो हम लोग ही होते हैं। हाँ जी, और कुछ सवाल बीच में कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी। तो कंपनी नहीं खुल सकती क्या?
किसी और के नाम से नहीं खुल सकती क्या? हाँ तो सीए के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बेटा, सबको दिलवाएगा, सीए पकड़ा जाएगा इसकी क्या गारंटी है? किस किस को पकड़ोगे? क्या बात कर रहे हो बेटा, अरे क्या बात कर दी, तुम्हें लेवल पता ही नहीं है लोग किस किस लेवल के काम कर जाते हैं। ये मैंने बहुत छोटे लेवल से आपको सिखाया है, किस लेवल पर लोग काम कर जाते हैं, यू डोंट नो। नहीं बेटा, गलत काम मार्केट में होते कितने मेरे को सब आते हैं, सब आते हैं, पर मतलब आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस स्टेज और ये मेरी रोजी रोटी है, दिस इज द सोल माय ब्रेड एंड बटर। मैंने कभी जिंदगी में गलत काम से पैसा नहीं कमाया, मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट होता है, पर पैसा को सब कुछ भी मत बनाना, बहुत सारी चीजें जो आपको पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, तो इसलिए पैसा ठीक है कमाना, पैसा आपके पास होना चाहिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वर्ल्ड इज कैपिटलिस्टिक, तो आपके पास इतना पैसा जरूर हो कि आप अपने और अपने परिवार वालों को एक अच्छा लेवल ऑफ लिविंग दे पाओ, वो आपका टारगेट जरूर होना चाहिए। बट उस दौड़ में इतने ज्यादा अंधे मत हो जाना कि आप कुछ भी या कोई भी लाइन क्रॉस करने को तैयार हो, वो नहीं होना चाहिए। और सुना, हाँ जी आप भी कुछ कह रहे थे, सॉरी सॉरी। इंसॉल्वेंसी क्या? इसी को इंसॉल्वेंट कहेंगे और क्या? तभी तो कंपनी बनाई थी। इंसॉल्वेंट बेटा शेयर होल्डर हो रहा है, कंपनी हो रही है। और क्या कंपनी के इंसॉल्वेंट होने का ये मतलब है कि हर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स अनलिमिटेड है ही नहीं, उसकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। इसकी जगह अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म बनाई होती, फिर हम कह सकते थे कि अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, फिर सारे पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, बिकॉज जब तक फर्म का सारा डेट नहीं चुकाया जाएगा, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं। पर कंपनी बनाने का पर्पस ही है, कंपनी बनानी इस इंटेंशन से कि मेरे को पता था मेरे को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स है, बाद में जाकर पैसा इकट्ठा कर लो। और बड़ा, ये कंपनी का बैंक का लोन छोड़ो, ये 2 करोड़ रुपए आप सबसे इकट्ठी की गई फीस थी, और ऐसे करके फेक खर्चे बुक करके कंपनी को खाली कर दिया गया, क्या करोगे? कुछ नहीं। पर अगर आप ये साबित कर दो कि कंपनी बनाने का इंटेंशन ऑल टुगेदर ही गलत था, शुरुआत से ही मेलाफाइड था, अगर ये चीज कोर्ट में साबित किसी तरीके से हो जाए, फिर क्या कभी कभी कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करके शेयर होल्डर्स को लायबल ठहराया जा सकता है? यस, पर मैंने आपको बताया बेटा वो इतना आसान रास्ता नहीं होता, उसके लिए पूरा लीगल पाथ है जो आपको चलना पड़ता है। तो कहने में बड़ा इजी लगता है हाँ कॉर्पोरेट वे लिफ्ट कर देंगे, पर प्रैक्टिकली लिफ्ट करवाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, केस लड़ना पड़ेगा, जजमेंट लानी पड़ेगी, तब जाकर के वो लिफ्ट होती है। तो डुएबल तो है, गलत काम करोगे तो हर चीज का रास्ता है, पर कौन किस हद तक जाएगा वो डिपेंड करता है। हाँ जी सॉरी। तो मैंने कहा बेटा अगर ऑडिट सही से हुआ होता कुछ दिक्कत ही नहीं थी। हाँ तो आप रीजनेबल एश्योरेंस बेसिक डॉक्यूमेंटेशन दिखा दोगे, तो जेन्युइन खर्चे दिखा दोगे, अपने एंड से आप अपनी कोशिश पूरी करोगे, पर गलत तो आपको भी पता किया है। तो आप सेफ गार्ड करने के स्टेप्स ले सकते हो, बचोगे या नहीं वो आपके ऊपर है कि आपने कितना सेफ गार्ड लिया था। हाँ जी बिल्कुल पक्के में जा रहा है उन सबको पैसा, पर मैंने अपने एग्जाम्पल में सबको 2-2 लाख रुपए दिए थे। पहली बात, सबको 2-2 लाख देने से इनकम टैक्स में उनका टैक्स 0 है। आ सकते हैं, तो मैं 2 लाख के लिए उसको कमीशन दे दूंगा। मैं कहूंगा तू अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए की एंट्री ले, और मेरे को कैश में वापसी तू 1,90,000 या 1,80,000 लौटा दियो। हाँ तो उसके लिए अच्छा, उसका व्हाइट का पैसा बन रहा है और ब्लैक का पैसा यूज हो रहा है, तो तभी तो वो मानेगा। नहीं, कमीशन उससे भी ले सकते हो प्रोवाइडेड उसे उस चीज की रिक्वायरमेंट है। और जो चालाक सीएस होते हैं बेटा, वो कंपनी से भी कमीशन लेंगे और उससे भी कमीशन लेंगे, क्योंकि वो बीच में इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं। कंपनी ऐसी है जिसको एंट्री चाहिए, और वो इंसान ऐसा है जो एंट्री दे रहा है, तो दोनों को मिलाने वाला इंसान तो बीच में कौन है? ये तो आप दोनों से भी कमीशन चार्ज कर सकते हो, बोथ हैंड्स। चलो दिमाग दौड़ा रहे हो तुम लोग नालायक। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया, हाँ। तो थोड़ा मोड़ा ऐसा फ्रॉड कर दिया, किसको फर्क पड़ रहा है ना? किस अमाउंट पे रिस्क आता है? रिस्क बेटा इस टाइप का तब आता है जब एक बैंक फेल होने की कगार पर आ जाता है, तब आप कह सकते हो कि इकोनॉमी जागती है, तब सबको लगता है कि हाँ कुछ घपला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने येस बैंक का एग्जाम्पल इसी वजह से लिया था। ठीक, येस बैंक बंद होने की कगार पर आ गया था, वो तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करके येस बैंक को बचाना पड़ा था, वरना आज के दिन येस बैंक एग्जिस्टेंस में नहीं होता। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था, एसबीआई से फंड इन्फ्यूजन कराया था, तब जाकर आज येस बैंक सस्टेन कर पाया, वरना येस बैंक तो हो चुका था खत्म। आए दिन बहुत सारे बैंक्स, पीएमसी बैंक आपने कभी सुना होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, वो खत्म हो गया था। उसके बाद इमीडिएट बाद येस बैंक की न्यूज आई थी, पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, हमें येस बैंक को बचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से बैंक्स फेल होने स्टार्ट हो गए तो बड़ा क्या हम सब लोग जाकर बैंक के पास अपना पैसा रखवाएंगे? नहीं, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करके कई बार बचाना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके एसबीआई से फंड इन्फ्यूजन कराया, और एसबीआई के पास पैसा किसका था? वंस अगेन पब्लिक का।
तो बेटा जितना पैसा है सब जाएगा तो पब्लिक से ही, और कहीं से नहीं। गवर्नमेंट के पास भी जितना पैसा है उनका अपना थोड़ी ना है, हम सबका है। हम सब इतना पैसा पे करते हैं। बेटा आज आप बैठ के इस क्लास में कोचिंग ले रहे हो, इसके लिए भी आपने सरकार को पैसा दिया है। बिना सरकार को पैसा दिया आप ये क्लास नहीं ले सकते। क्या बात कर रहे हो सर? बेटा आप जितनी भी फीस दे रहे हो 18% सरकार के पास जा रही है। देयर इज 18% जीएसटी ऑन एजुकेशन राइट नाउ। तो आपने जो भी फीस दिया उसका 18%। सर अभी तक फील नहीं हुआ था। फील क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसका बर्डन आप पर है, जमा हमें कराने, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अगर सरकार कहती है खुद से जाकर जमा कराओ तो आपको फील होता। आपको फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने मेरे को दिया और हम जाकर के आगे गवर्नमेंट के पास जीएसटी डिपॉजिट करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। पर आपने 18% गवर्नमेंट को दिया बिना वो पे के, यू कांट इवन टेक दिस क्लास। और आपका यही पैसा बेटा बाद में इस टाइप से स्कैम्स में बर्बाद होगा, तो थोड़ा सा दुख तो शायद होगा ना। अभी आप इनकम टैक्स उतना फील नहीं कर पाओगे। इनकम टैक्स आप उस दिन फील करोगे जिस दिन आपकी इनकम आएगी और आपकी जेब से टैक्स आएगा। तब तक तो आपके लिए सब नंबर्स हैं। जिस दिन एक्चुअली में इनकम टैक्स देना स्टार्ट करोगे तब रियलाइज होगा, हाँ जी यार ये टैक्स का पैसा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड गलत है वो लोग जो ये कहते हैं कि देश की जनता में टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज देते हुए सुना है कि जी जनता में टैक्स पे करने वाले लोग तो इतने से लोग इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, बट अबाउट जीएसटी, जीएसटी तो हर कोई पे करता है। आपने भी पे किया है बेटा। सुबह अगर आप एक साबुन की टिकिया खरीदते हो उस पर भी जीएसटी है, टूथपेस्ट खरीदते हो उस पर भी आपने टैक्स पे किया है, आप कोई रजिस्टर खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स पे किया है। तो एवरीथिंग इज कवर्ड बाय जीएसटी। कुछ ऐसा है ही नहीं जो शायद जीएसटी में कवर्ड नहीं। बाल कटवाने जा रहे हो, अगर वो एक नंबर का काम कर रहा है, ढंग का सलून है, उसने भी जीएसटी पे किया। तो यू आर पेइंग टैक्सेस एवरीवेयर। आप टोल क्रॉस करते हो बेटा, उसका भी जीएसटी आपने पे किया। मतलब कितनी चीजें हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता कि इसका एक्चुअली में टैक्स नेट बहुत ज्यादा वाइड है। आप बहुत सारी चीजों पर टैक्स पे करते हो एंड उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एनीवेज, तो गलत काम करोगे नहीं करोगे वो तुम देख लेना। गलत काम बेटा क्या क्या मार्केट में होते हैं कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको ऑलमोस्ट सारे सिखा दूंगा। उस रास्ते पर चलना है या नहीं ऑब्वियसली वो आपका कॉल रहने वाला है। पकड़े कभी भी जाओगे आपका करियर पूरा का पूरा स्पॉइल हो सकता है। एक ब्लैक स्पॉट आपके करियर पर लग जाएगा, तो वो आपकी मर्जी, आपको उस रास्ते पर चलना है नहीं। चले एनीवेज, तो बेटा एक एग्जांपल हमारा आ गया कि कंपनीज बना करके कैसे बैंकों का पैसा खाली किया जाता है, कैसे लोग कहीं ना कहीं कंपनी की वजह सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, इन फीचर्स का मिस यूज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आया। सर और भी कोई रीजन है कंपनीज बनाने के? एक एग्जांपल तो चलो समझ में आया। एक और वन ऑफ द वेरी फेमस रीजन बेटा जो कंपनी बनाने के लिए रहता है, उसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो बेटा लास्ट क्लास में तो मैंने एक बिजनेस किया था। पापा से कितने रुपए मांगे थे ध्यान हो तो? 10 लाख। और बहुत बढ़िया तरीके से सारे के सारे पैसे कर दिए थे बर्बाद। तो बेटा अब मैं क्या करूं? ना मेरे पास डिग्री है, एक बिजनेस भी करके देख लिया, वो भी डूब गया। नाउ आई एम लॉस्ट इन माई करियर। अब क्या करूं? क्या करना चाहिए? फिर से बढ़ के कह रहे मैं ये करता सर। तो चलो मैं फिर से चला गया पापा के पास। मैंने कहा पापा देखो पढ़ाई लिखाई में कुछ हो नहीं पाया, 10 लाख रुपए आपने दिए थे वो भी बिजनेस में डूब गए, पर इसमें मैंने एक चीज कमाई है, एक्सपीरियंस। बातें तो मैं बड़ी कर ही लेता हूं, तो मैंने बातें बड़ी करी। तो पापा पहला पहला बिजनेस था, बिल्कुल नहीं था, मेरे को ज्यादा नो सीखा था, ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो आपने जो 10 लाख दिए थे वो डूब तो जरूर गए हैं, पर मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि अब अगर मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास वो स्किल एक्वायर आ चुकी है कि मैं अब उस बिजनेस को तरीके से प्रॉफिटेबल करके अपने लिए एक अच्छा लेवल ऑफ लिविंग एक्वायर कर सकता हूं। पापा ने भी क्या सोचा, बेटा तो अपना ही है, नालायक है तो क्या हुआ। तो अब क्या पापा ने सोचा कितना पैसा चाहिए तो तुम मेरे को एक बार में बता दे। मैंने कहा बेटा पापा एक काम करो, आप मेरे को ज्यादा नहीं 20 लाख रुपए दे दो। पिछली बार आपने 10 लाख दिए थे, कैपिटल थोड़ी कम पड़ गई थी, तो आप मुझे बस 20 लाख दे दो। इसके बाद मैं आज के बाद आपसे कभी भी दोबारा पैसा नहीं मांगूंगा। पापा ने कहा चलो ठीक है, बेटा तो अपना ही है। और उन्होंने मेरे को ये 20 लाख रुपए दिए इस वार्निंग के साथ कि देख बेटा इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, जितना था मैंने सारा तेरे को प्रोवाइड कर दिया है, तो 20 लाख रुपए तेरे को इससे जो करना है कर, इसके बाद तो कैसे जिंदगी व्यतीत करेगा तेरे हाथ में। तो बेटा मेरे पास अब 20 लाख रुपए आ चुके हैं और अब मेरे को फिर से लगाना है बिजनेस। अब जब बिजनेस लगाना था, अब की बार मैंने एक डिफरेंट चीज सोची। मैंने ये सोचा यार पिछली बार ना मैंने सिर्फ एक ही बिजनेस लगाया था, जिसकी वजह से मेरा रिस्क ज्यादा था और उस बिजनेस के फेल होते ही मेरी सारी कैपिटल इरोड हो गई। तो क्यों ना अब की बार मैं अपने रिस्क को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूं और मैं इस पैसे को 2 बिजनेसेस में इन्वेस्ट करूं। दैट इज 2 बिजनेस पैरेलली चलाता हूं, कोई ना कोई तो क्लिक कर ही जाएगा। तो बेटा मैंने यहां पर 2 बिजनेस करने की सोची, बट वंस अगेन मैं वही मिस्टेक कर रहा हूं, मैं दोनों बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरी अपने ही नाम से करने की सोच रहा हूं। तो बेटा आपकी बार मेरे को 2 बिजनेस करने हैं, बताओ कौन से 2 बिजनेस किए जा सकते हैं? अरे बताओ ना लायक हो। ठीक है सर, ऐसे सवाल ना पूछा करो हमसे, हमें क्या पता। अल्कोहल ठेका खुलवा दोगे तुम यहाँ पे मेरा? सुबह 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 तुम्हारे मुंह से बात आ रही है यार। सर मैं आऊंगा सबसे पहले। है? चलो एक बिजनेस बेटा आपने अल्कोहल का खुलवा दिया, चलो मान लिया अल्कोहल का बिजनेस। और दूसरा कोई ऐसा बिजनेस जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड टोटली डाइवर्सिफाइड हो, क्योंकि अल्कोहल के बिजनेस से बिल्कुल अलग बिजनेस होना चाहिए, तभी रिस्क डाइवर्सिफाई होगा।
टेक्सटाइल का, चलो एक बिजनेस बेटा हमने टेक्सटाइल का ओपन कर लिया, ठीक है, चलो गुड, दोनों बिजनेसेस के रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल अलग हैं। तो एक हमने अल्कोहल का बिजनेस ओपन किया, एक टेक्सटाइल का। तो मेरे पास जो 20 लाख रुपए थे उसमें से 10 लाख रुपए की कैपिटल मैंने अल्कोहल के बिजनेस में लगा दी एंड 10 लाख रुपए की कैपिटल मैंने टेक्सटाइल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। बट ऑब्वियसली ओन्ड फंड्स यहां पर सफिशिएंट नहीं थे, तो मेरे को यहां पर फिर से बोरोड फंड्स चाहिए थे। मैंने फिर से मार्केट में गया, बैंक से या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या दोस्त यारों से, जहां से भी पॉसिबल था, मैंने कुछ पैसा उधार पर लिया। तो बड़ा अल्कोहल बिजनेस के लिए मैंने लेट्स सपोज 20 लाख रुपए उधार पर लिए, यहां पर मेरा टोटल एसेट बेस आ गया 30 लाख का। एंड लाइकवाइज टेक्सटाइल बिजनेस के लिए भी मैंने कुछ पैसा उधार पर लिया, लेट्स सपोज यहां पर मैंने लगभग 15 लाख रुपए उधार पर लिए, यहां पर मेरा एसेट बेस आ गया 25 लाख का। और ये दोनों बिजनेस मैंने साइमल्टेनियसली करना स्टार्ट किया। और बड़ा बिजनेस करते 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 मेरी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि अल्कोहल के ऊपर दिल्ली में लग गया बैन। फिर भी जैसे तैसे करके मेरा बिजनेस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। बट आफ्टर सर्टेन टाइम इस बिजनेस की बेटा बैलेंस शीट दिख रही थी कुछ ऐसी। कैपिटल आ रही थी 10 लाख की, क्रेडिटर्स थे 20 लाख के, पर इस बिजनेस का जो एसेट बेस था वो मात्र बचा था 5 लाख का। दैट इज यहां पर बेटा बहुत भारी भरकम नुकसान मेरे को उठाना पड़ा। पर बेटा ऑन दी अदर हैंड दिल्ली के अंदर टेक्सटाइल पॉलिसी आई, टेक्सटाइल्स को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला एंड उसकी वजह से टेक्सटाइल बिजनेस बहुत जबरदस्त लेवल पर क्लिक कर गया और ये मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। इसमें मैंने कैपिटल तो 10 लाख रुपए की लगाई थी, बोरोड फंड्स कितने थे 15 लाख के, और बेटा यहां पर मेरे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस की कितनी थी 25 लाख। और इस पैसे का मैंने इतना जबरदस्त इस्तेमाल इस बिजनेस में किया कि धीरे 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 करके मेरा स्टॉक, मेरे डेटर्स, मेरा एसेट बेस बढ़ता गया। और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बेटा मेरे बिजनेस का एसेट बेस यहां पर आ रहा है 50 लाख का। अगर आप इस बैलेंस शीट को रीड करेंगे, बैलेंस शीट क्या करिए कि बेटा कितने कैपिटल के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 25, पर उस कैपिटल को आज आपने कितने रुपए के एसेट में कन्वर्ट कर दिया है 50, मतलब 25 लाख रुपए का आपने यहां पर क्या कर दिया है फायदा। तो बेटा ये आगे मेरे यहां पर प्रॉफिट्स। तो विद द लिमिटेड कैपिटल ऑफ 25 लाख मैंने अपना एसेट बेस बढ़ाया और अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया और ये बिजनेस जबरदस्त तरीके से क्लिक कर गया। तो मैंने एक चीज रियलाइज करी, जब टेक्सटाइल बिजनेस इतना अच्छा ग्रो कर ही रहा है और यहां पर लिकर बिजनेस में मेरे को नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना उठा करके लिकर बिजनेस को बंद कर दिया जाए। वैसे ही काम गंदा है तो छोड़ो, ये वाला काम नहीं करते। तो लिकर बिजनेस बेटा मैंने उठाकर बंद किया। जैसे ही बिजनेस बंद किया, बिजनेस से कितना पैसा रियलाइज हुआ 5 लाख। और बेटा मैंने इस बिजनेस के क्रेडिटर्स को ये 5 लाख रुपए पे किए। पर बेटा अभी भी क्रेडिटर्स को कितना पैसा मेरे से वसूलना है 15 लाख। पर बेटा इस बिजनेस में तो वो पैसा बचा ही नहीं था। तो बेटा ये जो क्रेडिटर था ये मेरे से बड़ा नाराज था कि आपने उधार पर पैसा तो 20 लाख लिया था पर लौटाया मात्र 5 लाख, मेरे 15 लाख का क्या हो। तो बेटा इस बिजनेस का जो एक क्रेडिटर था, एक दिन ये घूमते 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 मेरे इस टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर आ पहुंचा। और ये कह रहे हर्ष सर क्या बात, टेक्सटाइल का बिजनेस तो आपने काफी बढ़ाया। मैंने कहा हाँ जी, वो तो अल्कोहल का बिजनेस नहीं चल पाया, पर ये क्लिक कर गया, ये बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्रेडिटर ने बेटा इस बिजनेस की बैलेंस शीट देखी और उसको पता चला जी ये बिजनेस तो एक्चुअली में बड़ा प्रॉफिटेबल है, यहाँ तो एसेट बेस बहुत ज्यादा है। और क्रेडिटर ने कहा सॉरी हर्ष सर, मेरे को ना आपके टेक्सटाइल बिजनेस के 15 लाख रुपए के एसेट्स बेचने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? वो कह रहे देखो आपने मेरे ना 15 लाख रुपए पे नहीं किए थे जो अल्कोहल बिजनेस में लगे थे, तो आज आपका जो टेक्सटाइल बिजनेस है इसमें से मैं 15 लाख रुपए के एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर करूंगा। सवाल उठते बेटा क्या मेरे अल्कोहल बिजनेस का क्रेडिटर मेरे टेक्सटाइल बिजनेस के एसेट को बेच पाएगा? यस और नो? कितने बचेगा सर? यस। कितने? नहीं सर, दोनों बिजनेसेस अलग हैं, इसका क्रेडिटर कैसे बेचेगा? मैंने दोनों बिजनेस सोल प्रोप्राइटर अपने ही नाम से किए थे एज अ रिमाइंडर। हाँ मैंने अपने नाम से, बिजनेस के नाम अलग अलग रखे थे पर अल्टीमेटली मेरे नाम से हो रहा है। दैट इज एज अ सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहा हूं, अलग अलग कोई फर्म कंपनी खोल के काम नहीं किया। तो बेटा क्या मेरे अल्कोहल बिजनेस का क्रेडिटर टेक्सटाइल बिजनेस के एसेट्स को बेच पाएगा? डेफिनेटली यस। कि बेटा जब एज एन इंडिविजुअल मैं 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस अपने ही नाम से करता हूं, वो सारे बिजनेस अलग अलग कहलाएंगे, मेरा ही एक हिस्सा है। तो बेटा एक हिस्सा माने जाते हैं। दैट इज एक बिजनेस का जो रिस्क है वो मेरे दूसरे बिजनेस के रिटर्न को हमेशा इंपैक्ट करेगा, बिकॉज यहां पर ये दोनों बिजनेस की अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो यहां पर अगर आप एक बिजनेस में बाई चांस नुकसान खा जाते हो तो इसकी वजह से बेटा आपका दूसरा बिजनेस 110% इंपैक्ट होगा। तो ये एक रीजन रहता है कि क्यों हमें एज अ सोल प्रोप्राइटर मल्टीपल बिजनेसेस नहीं करने चाहिए। ये एक अच्छा एडवाइजरी नहीं होती, क्योंकि अगर यही काम करने के लिए बेटा मैंने 2 कंपनीज बना ली होती, फॉर एग्जांपल यहां पर कंपनी खोल ली होती अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड एंड यहां पर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, इस टाइप से अगर मैंने 2 कंपनीज ओपन करी होती, मेरे बिजनेस करने का स्टाइल बिल्कुल सेम था, जो मैं काम कर रहा हूं उसका तरीका बिल्कुल सेम है, बस दोनों काम मैंने अलग अलग कंपनीज बना करके किए, तो ऐसे केस में बेटा जो मेरे अल्कोहल बिजनेस का क्रेडिटर है, क्या वो मेरे टेक्सटाइल बिजनेस के एसेट्स को बेच पाएगा? क्यों नहीं बेच पाएगा? जैसे ही वो टेक्सटाइल बिजनेस के एसेट्स को बेचने आएगा, हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि आपने लोन किसको दिया था? मेरे को दिया था, टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, या फिर अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड को दिया था? वो कह रहे जी अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड और टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर्स एकदम सेम है, टिट्टो सेम है।
दैट इज यही लोग इस बिजनेस में भी शेयर होल्डर हैं, और तो और छोड़ो, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, मतलब बराबर बराबर उतने ही शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो ये दोनों बिजनेस एकदम सेम हो गए, तो मैं बिल्कुल बेच पाऊंगा। बताइए जी, क्या अल्कोहल बिजनेस का क्रेडिटर टेक्सटाइल बिजनेस के एसेट को अभी भी सेल कर पाएगा? द आंसर इज नो। बेटा दोनों बिजनेस के शेयर होल्डर्स चाहे सेम क्यों ना हो, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहे सेम क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द मोमेंट आपने दो कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर दी, लॉ की नजर में दो अलग अलग इंसानों का जन्म हो चुका है, और वो जो आपने बिजनेस किया है या जो भी आपने लोन प्रोवाइड किया था वो अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड को किया था, तो आप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड इस बिजनेस के एसेट्स को अब टच नहीं कर पाएंगे। वो 15 लाख रुपए आपका नुकसान वो आप ही को उठाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी हम मल्टीपल बिजनेसेस करने की सोचते हैं, ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है आप अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कंपनी में करिए, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो और एक बिजनेस का रिस्क दूसरे के रिटर्न को इंपैक्ट ना करे, कि बाई चांस अगर कल को एक बिजनेस में नुकसान हो गया, वो फेल हो गया, तो बाकी बिजनेसेस इंपैक्ट ना हो, उसका नुकसान उसके एसेट्स तक ही सीमित रह जाए। ये भी रीजन रहता है कंपनीज बनाने का। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसका वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है टाटा। टाटा ग्रुप बेटा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि टाटा ग्रुप हमारे देश में काफी सारे बिजनेसेस में है। कुछ एग्जांपल अगर आप बताना चाहेंगे, टाटा ग्रुप के क्या क्या बिजनेस है? एक तो बेटा टाटा मोटर्स, आप देखते हैं टाटा की गाड़ियां आती हैं, एंड बेटा टाटा मोटर्स के भी दो बिजनेसेस हैं, सीवी पीवी। सीवी कमर्शियल व्हीकल, टाटा के ट्रक्स भी चलते हैं, एंड पैसेंजर व्हीकल, टाटा की गाड़ियां भी चलती है, नेक्सॉन वगैरह आप देखते हैं। और इसी में आजकल एक नया नाम भी जुड़ रहा है, ईवी। ईवी में तो टाटा सबसे एग्रेसिव है इस समय पर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा काफी एग्रेसिव है। ये पैसेंजर व्हीकल का ही सेगमेंट है, और टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं इन सारे कामों के अंदर आता है। तो बेटा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टाटा है, एंड मोर ओवर जो आपका जैगवार लैंड रोवर है वो भी टाटा की ही है। एक तो टाटा मोटर्स में कहीं ना कहीं ये सारे बिजनेसेस हाउस रहते हैं। इसके अलावा टाटा किस बिजनेस में? टीसीएस। टीसीएस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस ऑफ टाटा। अगर पूरे टाटा ग्रुप की बात करी जाए, बेटा टीसीएस सबसे बड़ा बिजनेस टाटा ग्रुप का है, मतलब इट इज अ कैश काउ। टाटा ग्रुप को सबसे बड़ा कैश काउ टीसीएस रहता है, वहां से सबसे मोटी वैल्यूएशन टाटा ग्रुप की निकल करके आती है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी भी है, तो बहुत ही रिनाउंड बिजनेस ये टाटा का रहता है, टीसीएस। और किस बिजनेस में टाटा? टाटा स्टील। तो बेटा टाटा स्टील मेटल सेक्टर के अंदर भी टाटा ऑपरेट करता है, और टाटा पावर, पावर सेक्टर में भी टाटा आता है, और टाटा टी, टाटा सॉल्ट, देश का नमक। तो बेटा टाटा कंज्यूमर्स, बिग बास्केट भी बेटा इसी में आ जाता है। तो बिग बास्केट को भी टाटा ने ही एक्वायर किया था, तो बिग बास्केट में भी आजकल मेडिसिन में भी आप देखते हो कि टाटा 1mg, वहां पर भी टाटा है। और कहीं भी है टाटा। स्टारबक्स वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल बेटा, तो जो स्टारबक्स है वो भी टाटा का है, टाटा का जॉइंट वेंचर है। तो स्टारबक्स का नाम आया है, तो क्यों ना तनिष्क भी लिख लें, वो भी टाटा का ही है। हाँ, तो बेटा तनिष्क की ज्वेलरी आपकी आती है, फास्ट ट्रैक आप कह सकते हो जो ब्रांड आपका है, ये सब टाटा का है। टाइटन नाम की कंपनी है उसके अंदर हाउस्ड है, तो टाइटन नाम की कंपनी से उसके अंदर सारा हाउस्ड है, तो टाइटन टाटा का ही ब्रांड है। और कहीं कुछ मैं मिस कर? एयरलाइंस में भी टाटा है, बिल्कुल है बेटा। टाटा की एक तो आप देखते हैं प्लेन उड़ते हैं विस्तारा के नाम से, एक उड़ते हैं एयर एशिया के नाम से, एक उड़ते हैं एयर इंडिया के नाम से। तो बस ये थोड़े से एयरलाइन सेक्टर के अंदर भी टाटा है। और कहीं होटल्स में भी है ताज, जब वो भी टाटा का है। आईटीसी, आईटीसी अलग कंपनी है, टाटा से रिलेटेड है, दैट इज अ डिफरेंट कंपनी। टाटा कंज्यूमर इट्स द मेन कंपनी। और बेटा आजकल तो टाटा कपड़ों में भी बहुत तरक्की कर रहा है, ट्रेंट, जिसमें आप ब्रांड सुनते हैं वेस्ट साइड, आजकल बड़ा चलता है जूडियो, ये भी टाटा का है। टाटा न्यू, वो तो उनका डिजिटल ऐप हो गया, बिल्कुल, तो डिजिटल ऐप के थ्रू सारा काम करते हैं। टाटा क्लिक एक ऐप उनका आ जाता है। तो ये कुछ बिजनेसेस, हाँ जी टाटा, बिल्कुल टाटा एआईए, टाटा एआईजी इंश्योरेंस, उस बिजनेस में भी टाटा है। तो बेटा ऑलमोस्ट जितने बिजनेसेस हम अपने इर्द गिर्द देख पा रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आपको टाटा देखने को मिल जाता है। टाटा कैपिटल, एनबीएफसी के बिजनेस में भी टाटा है, तो एन नंबर ऑफ बिजनेसेस ऑफ टाटा इज देयर। तो बेटा टाटा जो ये इतने सारे काम कर रहे हैं, क्या ये एक ही कंपनी के अंदर सारे बिजनेसेस चाहे तो कर सकते हैं? कि अगर एक ही कंपनी सारे काम करना चाहे, इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल तो है ही। आप मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड करते जाइए, काम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या वो करना सेंसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस केस में बाई चांस अगर कोई एक बिजनेस फेल होता है, तो उसका जो रिस्क है वो आपके बाकी बिजनेस के रिटर्न्स को खा जाएगा। इसलिए टाटा ने क्या स्ट्रेटेजी अपना रखी है बेटा, हर नए बिजनेस के लिए क्या टाटा हर नई कंपनी ओपन करता है। टाटा मोटर्स इज एन अनदर कंपनी, टीसीएस अलग कंपनी है, टाटा स्टील अलग कंपनी है, टाटा केमिकल्स अलग कंपनी है, टाटा एलेक्सी अलग कंपनी है। तो हर बिजनेस के लिए टाटा ने अलग अलग कंपनीज ओपन कर रखी हैं। उसका रीजन ये होता है कि बाई चांस अगर वो कोई नया बिजनेस करते हैं और वो फेल हो जाए, उसकी वजह से दूसरे बिजनेस पर इंपैक्ट ना पड़े, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क उन्होंने किया। और ये बेटा जितनी भी कंपनीज के नाम हमने लिए, क्या इन सब कंपनीज को ऊपर बैठकर कोई कंट्रोल कर रहा होगा? तो बेटा इन सबको अल्टीमेटली कौन कंट्रोल करता है? तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी जो टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर, उन्होंने डायरेक्टली अलग अलग कंपनीज के शेयर नहीं खरीदे,
उन्होंने अपना काम और आसान किया, उन्होंने इन सब के ऊपर भी एक कंपनी ओपन करी विद द नेम ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो बेटा इन सब के ऊपर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी आती है जो बाकी सारी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड किए हुए है, और अल्टीमेटली बेटा टाटा सन्स के ऊपर फिर आपको मेन शेयर होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें श्री रतन टाटा जी, उनके काफी सारे ट्रस्ट आ जाते हैं, शापोर जी पालन जी ग्रुप, उनके ट्रस्ट आ जाते हैं। तो वो बाकी सारे जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो टाटा सन्स को कंट्रोल किए हुए हैं। तो डायरेक्टली सारी कंपनीज को अलग अलग कंट्रोल करने के बजाय बीच में आपकी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड आ जाती है। इसको हम कह देते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि इसका पर्पस है बाकी सारी कंपनीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। और बेटा इन सब कंपनीज में अगर किसी कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? मतलब आज अगर आपको ऑफर मिले कि आपको 10 शेयर्स किसी भी एक कंपनी के फ्री में मिलने वाले हैं, गिफ्ट मिलने वाले हैं, कौन सी कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहोगे? बेटा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल किस कंपनी का शेयर होगा? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि अगर आपने उसका शेयर खरीद लिया तो इसका मतलब क्या है? आपका पैसा टाटा ग्रुप की एक कंपनी में लगा है, सब में लग गया, और सारे बिजनेसेस का जो फायदा है वो आप तक फ्लो कर जाएगा क्योंकि आपने उस होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। हालांकि बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि टाटा सन्स से ज्यादा वैल्यूएबल कोई दूसरी कंपनी हो? इज दैट पॉसिबल? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि टाटा सन्स से ज्यादा वैल्यूएबल कोई दूसरी कंपनी हो? कैसे पॉसिबल है? लेट्स सपोज बेटा नीचे दी गई 4 कंपनीज तो ज्यादा वैल्यूएबल है, बाकी सारी कंपनीज लॉसेस में, तो जब हमने उनकी वैल्यूएशन जोड़ी तो नेट में उतना फायदा नहीं आया। तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा ही हो, वो डिपेंड करता है सब्सिडरीज की वैल्यूएशन कैसी है। अगर सारी सब्सिडरीज अच्छा कर रही हैं, अनडाउटेडली होल्डिंग का शेयर अच्छा करेगा, पर अगर कुछ सब्सिडरीज अच्छी हैं, कुछ सब्सिडरी बहुत बेकार है, तो क्लब होकर वो वैल्यूएशन निकल करके नहीं आएगी। होप आप थोड़ा सा वैल्यूएशन का गेम समझ पा रहे हो कि हमें अपना पैसा किस कंपनी में किस प्रकार से डालना चाहिए। इस तरीके से हम बिजनेस की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से टाटा ग्रुप करता है आपका काम। आई होप ये 2 एग्जांपल से आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्यों ना क्यों लोग कंपनी बनाना पसंद करते हैं। तो एक रीजन तो आपको बता दिया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज अनडाउटेडली आपको मिलता है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया सेग्रीगेशन ऑफ बिजनेसेस। तो उस वजह से भी अलग अलग कंपनीज बना करके हम ये काम करना पसंद करते हैं। पर बेटा क्या हर कंपनी अपने अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग डिफरेंट कंपनीज ओपन करती हैं? क्या ये मैंडेटरी ही होता है या एक में भी आप हाउस कर सकते हो? एक में भी। जस्ट लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ टाटा। जब टाटा का इतना बात कर रहा है, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आ रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो बेटा टाटा ग्रुप की सिर्फ लिस्टेड कंपनीज का डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो लगभग 2023 एंड का ये डेटा है। तो बेटा सबसे बड़ी कंपनी अगर आप देख पाएंगे आ रही है आपकी टीसीएस। इसके अलावा टाइटन है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा पावर है, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट, वोल्टास हम लोग भूल गए थे, वोल्टास भी टाटा का है, टाटा एलेक्सी है, टाटा कॉफी है, टाटा मेटालिक्स है, नेल्को है। तो ये सब टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आ रही है। हर किसी के लिए टाटा ने अलग अलग कंपनी ओपन कर रखी है। पर बेटा हर कंपनी ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करती। कई कंपनीज कहते हैं नहीं, हम अलग अलग अगर बिजनेस करने हैं एक ही कंपनी में रह करके करेंगे, क्यों अलग अलग हम कंपनीज उस केस में ओपन करें। और उसका परफेक्ट एग्जांपल है जो अभी डिस्कशन भी आया था, एंड दैट इज आईटीसी। आईटीसी इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस केस। कि बेटा अगर हम आईटीसी की बात करें तो कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। बेटा इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेटा आईटीसी लिमिटेड, ठीक, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म है आईटीसी लिमिटेड। इंडियन टबैको कंपनी इसकी फुल फॉर्म आज के दिन में नहीं है। किसी जमाने में इस कंपनी का नाम इंडियन टबैको कंपनी हुआ करता था, जब ये कंपनी सिर्फ टोबैको सेक्टर तक ही सीमित थी। पर फिर जैसे जैसे इसने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई किया, इन्होंने कहा जी हमारे नाम में टोबैको ये मेंशन होना ठीक नहीं है, क्योंकि हम और भी बिजनेसेस में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके नाम क्या रख दिया? आईटीसी। तो आज के दिन में आईटीसी इट्स अ नेम, कोई फुल फॉर्म इसकी नहीं है, किसी जमाने में हुआ करती थी। तो अगर आईटीसी की हम बात करें बेटा, तो आईटीसी किस किस बिजनेस में है? किस किस बिजनेस में है? सबसे बड़ा बिजनेस तो मैंने बता दिया टोबैको का, दैट इज सिगरेट्स का। तो सिगरेट्स आईटीसी का बेटा सबसे बड़ा बिजनेस है, जो सबसे मेन कैश काउ आप कह सकते हैं, जहां से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन आईटीसी ग्रुप की डिराइव होती है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस। किसी को आइडिया हो कौन सा ब्रांड है इसका सिगरेट का? चलो कुछ चीजों का आइडिया ना होता तो बेटर था। मालब्रो आईटीसी की है पक्का? नहीं, गोदफ्रे फिलिप की नहीं है ना, मुझे पता नहीं है, मेरे को ब्रांड्स का नहीं पता, इतना पता है सिगरेट्स में है। मेरे को सिगरेट्स के नाम वैसे पता होंगे, किसकी है मैंने कभी चेक नहीं किया। मालब्रो है शायद, और कौन सी थी? चलो जो भी होगा देख लेना। एनीवेज, तो बेटा सिगरेट बिजनेस में आईटीसी आपका आ जाता है। और एफएमसीजी, वन ऑफ द वेरी गुड एंड ग्रोइंग स्पेस ऑफ आईटीसी। एफएमसीजी आईटीसी का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस आज के दिन में, जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। उसके अंदर कुछ नाम या कुछ ब्रांड्स अगर हम देखें तो कौन से आ जाते हैं? आशीर्वाद का आटा सबसे ज्यादा फेमस है, तो आईटीसी का। सनफीस्ट के बिस्किट्स आप देखते हैं, बी नेचुरल के जूसेस वो भी आईटीसी के हैं। तो आईटीसी आपका इस सेक्टर में भी ऑपरेट करता है। एफएमसीजी में काफी लीडिंग आईटीसी आज के दिन में है। इसके अलावा आईटीसी पेपर या स्टेशनरी आप कह सकते हो, क्लासमेट्स का जो रजिस्टर्ड है वो भी आपका आईटीसी का ही आता है। और कहीं भी आईटीसी है?
एक और आ जाता है बेटा होटल्स। ठीक, होटल्स के बिजनेस में भी आईटीसी आपका ऑपरेट करता है। आईटीसी के बहुत सारे होटल्स शायद आपने सुने होंगे, आईटीसी राजपुताना, एक आईटीसी मौर्य सीपी में ही है पास में। ठीक, वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ दिल्ली, वहां पे आईटीसी मौर्य है। ठीक, एक डिश आती है आपकी दाल मखनी, उसको आईटीसी मौर्य ने चेंज करके दाल बुखारा नाम दिया, कभी सुना हो तो आपने? तो अगर किसी रेस्टोरेंट में आपने दाल बुखारा सुना है, वो वहीं से डिराइव्ड है। तो वो बनाते, तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट डिश है। ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 7-8 हजार की एक प्लेट दाल मखनी देते हैं वो लोग, 7-8 हजार। हाँ, एक्चुअली पूरा घर बार खा लेगा, पर है ठीक है, उनका वो चाम है। तो आईटीसी होटल्स बेटा आज के दिन में बड़े सक्सेसफुल हैं। आईटीसी रॉयल बंगाल कलकत्ता में बना, तो उनका बहुत फेमस होटल है इंडिया के अंदर। तो ये कुछ बिजनेसेस है जो आईटीसी ऑपरेट करता है। पर आईटीसी ने जो एक गलती कर रखी है, वो क्या कर रखी है? बड़े सारे बिजनेस के लिए ना आईटीसी ने अलग अलग कंपनीज ओपन नहीं कर रखी। ये सारे बिजनेस कहां पर हाउस्ड है? आईटीसी में ही हाउस्ड है। तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? कल को कोई एक बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म ना करे, फॉर एग्जांपल कोविड आया, तो बेटा कोविड में इन सब में से सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सा इंपैक्ट हुआ होगा? होटल्स का। तो जैसी कोविड में होटल बिजनेस इंपैक्ट हुआ, उनको एक बात समझ में आई कि यार होटल के बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से बाकी बिजनेसेस पर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बाकी बिजनेस की रिटर्न इंपैक्ट हो रही है। तो आईटीसी को ये रियलाइज हुआ, यार कहीं ना कहीं सारे बिजनेसेस एक ही कंपनी में करना हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो आज के दिन बेटा आईटीसी ये स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहता है। अगर आप इसके सीए एडवाइजर हो, आप क्या स्ट्रेटेजी बताओगे जिसकी वजह से आईटीसी इस चीज को सुधार पाए? आईटीसी कह रहे जी ये मेरी कंपनी है, इस टाइप से कर रही है, आपको राय दो कि कैसे बिजनेस को बेटर किया जा सकता है, कैसे बेटर वैल्यूएशन हमारी कंपनी में आए। ऐसी सवाल आएंगे बेटा आपके पास थ्रो के। तो बेटा क्या हमें अलग अलग कंपनीज खोलनी चाहिए? बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे जी, हर बिजनेस को आप अलग अलग कंपनी में ट्रांसफर करिए। अब उसका एक रास्ता तो क्या है? सब्सिडरीज खोल के मैं हर बिजनेस को उन सब्सिडरीज में ट्रांसफर करूं। पर बेटा वो टैक्स के स्टैंड पॉइंट से ना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं बिजनेस ऐसे ट्रांसफर करूंगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। तो इसका बेटर एक जो स्ट्रेटेजी होती है और ज्यादा टैक्स इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, वो क्या होती है कि आप अपने बिजनेस को 4 अलग अलग कंपनीज में तोड़िए एक स्कीम बनाकर, और उस स्कीम का नाम होता है डीमर्जर। इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है? डीमर्जर, जहां पर वो अपने सारे बिजनेसेस को अलग अलग कंपनीज में जाकर के हाउस कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं डीमर्जर। कैसे होता है वो सब आप सीखोगे, सीए फाइनल में आएगा एक चैप्टर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वहां पर इसका पूरा प्रोसेस आप सीखेंगे। पर डीमर्जर के थ्रू ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, और आईटीसी ये कर रहा है। मतलब आईटीसी ने अपना डीमर्जर स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला डीमर्जर उन्होंने होटल बिजनेस का ही अनाउंस किया है कि हम होटल बिजनेस को सबसे पहले डीमर्ज करेंगे, फिर धीरे धीरे करके बाकी बिजनेस को भी डीमर्ज करके अलग अलग कंपनी में हाउस कर दिया जाएगा। बनी कुछ बात? थोड़ा सा और एडवांस लेकर जाऊं डिस्कशन को, या बहुत है? अगर बेटा आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो और आईटीसी डीमर्जर कर रही है, फिर आपका क्या होगा? क्योंकि आईटीसी ने लेट्स सपोज होटल बिजनेस का डीमर्जर किया। पहले जब आपके पास आईटीसी का शेयर था बेटा, आपके शेयर की वैल्यू चारों बिजनेसेस से निकल करके आती थी। पर अब जैसे ही डीमर्जर हुआ, होटल का बिजनेस तो अलग चला गया, तो आईटीसी के शेयर की वैल्यू चारों बिजनेस से निकल के आएगी या 3 से निकल कर आएगी? तो बेटा वो जो चौथे बिजनेस की वैल्यूएशन है, वो आपको कैसे कॉम्पनसेट होगी? तो बेटा जब डीमर्जर होगा कि आपको आईटीसी होटल लिमिटेड जो भी नई कंपनी मिलेगी, कॉम्पनसेशन में उसके शेयर्स या कैश दिया जाएगा। बिल्कुल। तो बेटा जब भी ये डीमर्जर होगा, उस कंपनी के शेयर्स या वैल्यू या कैश आपको कॉम्पनसेशन के तौर पर प्रोवाइड करी जाएगी। ये सब चीजें आप सीखोगे, बट द पॉइंट इज आपको ये सब फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट समझना जरूरी है, ताकि आपके लिए इन चीजों का एनालिसिस करना आसान हो जाए। तो बेटा आईटीसी ये काम करती है। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस जो कंपनी बनाने से आपको मिल जाते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हमने समझने की कोशिश करी कि एक तो जी हम एक नई एंटिटी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो सारी डीलिंग उसके साथ होगी। दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ बिजनेसेस के लिए भी बेटर होता है कि आप अलग अलग कंपनीज बनाएं। बनी बात? और सुनाओ, एनी डाउट्स यहां तक? कोई भी डाउट? हाँ जी, हाँ दिया था, बिल्कुल मिला था, मेरे पास भी है। हाँ आया होगा आपके पास, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अकाउंट में। तो रिलायंस ने अपने जियो फाइनेंशियल कंपनी को जब डीमर्ज किया था, सेपरेट किया था, तो आपके पास शेयर फ्लो के आते हैं, या तो कैश मिलेगा या शेयर मिलेगा। एक तो आईटीसी डीमर्जर कर रही है, वेदांता ये भी एक कंपनी है जो इस समय डीमर्जर्स के प्रोसेस में है। तो ये सब धीरे धीरे करके अपने बिजनेसेस को अलग, वेदांता की स्टोरी बड़ी अलग है। वेदांता ग्रुप जो है बेटा, मेटल सेक्टर का इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप है। उनके पहले सारे बिजनेसेस अलग अलग कंपनीज में थे। उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। पहले उन्होंने सारे बिजनेस को क्या कर दिया, एक बिजनेस में मर्ज, और उस कंपनी को नाम दे दिया वेदांता। 10-15 साल के बाद उन्हें लग रहा है नहीं, अब ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, सबका रिस्क और रिटर्न एक ही जगह है। तो अब वो उल्टा काम क्या कर रहे हैं, फिर से डीमर्जर कर रहे हैं। तो वेदांता की हिस्ट्री थोड़ी सी इस टाइप की है, उन्होंने पहले मर्जर किया था, अब डीमर्जर कर रहे हैं। चलिए एनीवेज, और सुनाओ, बस बहुत है आज के लिए। बिजनेस कौन सा वाला? बेटा बिजनेस शटडाउन क्यों करें? तो लॉस हो रहा है तो शटडाउन कर दें? जोमेटो को 1 साल पहले लॉस हो रहा था, बिजनेस बंद कर देना चाहिए था? बताओ।
अरे बताओ, आप बताओ, जोमेटो को बिजनेस बंद कर देना चाहिए था, या उनके पास वो विजन था कि हम इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना लेंगे? अभी तो हम लॉस कर रहे हैं, बट वी नो कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है। तो बेटा, जब आप एक बिजनेस खुद से लगाते हो, आप उसको अपने बच्चे की तरह पालते हो। कई बार वो नुकसान देता है, पर आपके इमोशंस भी उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो कई बार वो इमोशंस का खेल हो जाता है कि आप उस बिजनेस को नहीं छोड़ पाते। कई बार आपका विजन होता है कि नहीं, मेरे को पता है अभी तो मार्केट कैप्चर करने के लिए मैं टाइम लगा रहा हूं, बाद में तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएगी। तो बेटा, जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गया, पिछले 2 क्वार्टर से वो प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रहा है और ग्रोइंग लेवल पर कर रहा है। ठीक, तो वो विजन कहीं ना कहीं आपका रहता है। और आईटीसी के होटल बिजनेस ने कोविड में लॉस दिया था, और उसके बाद बेटा 2 साल में ट्रेवल इतना ज्यादा बढ़ा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक, तो आपका विजन है। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस अच्छा नहीं है, तो आप बंद कर सकते हैं। चलिए, इन अपने बिजनेसेस की हाँ अलग अलग हो सकती हैं, क्या उनके नीचे और सब्सिडरीज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। वो तो आपको पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर उठाकर देखना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को डिजाइन किया। बिल्कुल, चलिए, एनीवेज, तो बड़े सारे कुछ एग्जांपल्स आपके कंपनी के, और यहीं से कहीं ना कहीं आप कंपनीज के फीचर्स भी समझ पाए होंगे कि कंपनी बनाने से फायदे क्या हो। तो बिना बुक में देखे बताया बेटा, जब हम कंपनी बना करके कोई बिजनेस करते हैं तो क्या क्या फीचर्स या फायदे आपको इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। बिना पहले पढ़ा हुआ लिखा हुआ बुक का देखे, बिना अपने नॉलेज से बताओ कि आज अगर मेरे को एक बिजनेस करना था अपने नाम से ना करके मैंने बीच में एक कंपनी बनाई, तो इसके क्या फीचर्स हैं? क्या बेटा, सबसे पहले मैंने लॉ की नजर में एक अलग इंसान को जन्म दे दिया। बेटा, इसको जन्म देने के लिए क्या मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया होगा और लॉ में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया होगा? तो बेटा, इसलिए हम सबसे पहला क्या कहते हैं, कंपनी क्या होती है? एक टाइप की इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जिसको लॉ के तहत जन्म दिया जाता है, और जन्म देने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ये एग्जिस्टेंस में आ जाती है। क्या किसी को ये दिख रही है? नहीं। क्या कोई टच कर सकता है? नहीं। फिर भी क्या ये एग्जिस्ट करती है? यस, दैट इज व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और बेटा, जैसे ही मैंने कंपनी बनाई, मैं और कंपनी सेम है या हम दोनों अलग अलग हो गए? बेटा, अलग अलग हो गए। दैट इज यहां पर क्या है आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी। और बेटा, कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा भी क्या है? कल को अगर आपने कंपनी बनाई और सारे के सारे शेयर होल्डर्स टपक गए, क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बेटा कई सारी कंपनियां जो 100-150 सालों से चलती हुई आ रही हैं, ओवर अ टाइम उनके शेयर होल्डर्स बदले होंगे, पर कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी की क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन। मतलब सर, कंपनी अमर है? मर ही नहीं सकती, या मर सकती होगी? मर सकती होगी। शेयर होल्डर्स के मरने से उसकी एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या कंपनी खुद से भी मर सकती है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को वाइंड अप। तो उसका एक वाइंडिंग अप का अलग प्रोसेस चलेगा। तो कंपनी को मारना है तो उसको मारने का तरीका अलग है। शेयर होल्डर्स के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई कंपनी की क्या हो जाती है? परपेचुअल सक्सेशन। और बेटा, जब मैंने कंपनी लगाई थी, तो क्या मेरी कंपनी के टुवर्ड्स कोई लाइबिलिटी है? अरे, क्या मेरी कंपनी के टुवर्ड्स कोई लाइबिलिटी है? पहला सवाल, लाइबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि जब मैंने कंपनी बनाई तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि देख कंपनी, मैं तेरे इतने शेयर्स खरीद के तेरे को इतना पैसा दूंगा। तो मेरी लायबिलिटी तो है, और वो लायबिलिटी के लिए क्या मेरा घर तक बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है, उस लायबिलिटी के लिए। पर बेटा, वो लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। दैट इज, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर आपको देखने को मिलता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के टुवर्ड्स एक लायबिलिटी रखता है, पर लिमिटेड लायबिलिटी। कि उसने कहा था मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, 2 करोड़, तो वहीं तक आपकी लायबिलिटी सीमित है, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं होती। तो एक लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। और बेटा, कंपनी जब बनाई, उसके बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करेगी, जो भी डीलिंग करेगी, जो भी एसेट खरीदेगी, शेयर होल्डर के नाम से खरीदेगी या अपने नाम से खरीदेगी? दैट इज, कंपनी की जितनी भी एसेट है बेटा, वो शेयर होल्डर के अपने एसेट है या वो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है? अपनी प्रॉपर्टी है। और कल को बेटा किसी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आ गई, क्या आईजीपी में कोचिंग की फीस पे करी, पर कल को मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा मैं नहीं पढ़ाता बेटा, कर लो जो करोगे, तो क्या तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर पाओगे? केस करना है तो किस पे करना पड़ेगा? कंपनी पे। क्योंकि आपको अगर स्यू करना है तो आप कंपनी को स्यू करेंगे, तो कंपनी, और कंपनी को स्यू करना है तो कंपनी आपको स्यू करेगी। शेयर होल्डर्स का वहां पर कोई भी रोल नहीं आता। तो यही कुछ फीचर्स आपके कंपनी से निकल करके आ जाते हैं। एक बार आते हैं और फटाफट से सारे फीचर कर लेते हैं डिस्कस। और बेटा, तुमने मतलब जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर रखे होंगे, मतलब हर सोमवार तुम मंदिर जाते हो, एक जिन भी भगवान में आप मानते हो उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करते हो, तब जाकर सोचना कि तुम्हारे पेपर में ये सवाल आएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। वरना भूल जाओ कि सीए इंटर लेवल पर इंस्टीट्यूट तुमसे ये सवाल पूछने वाला है। पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के फीचर्स एग्जैक्टली क्या हैं। बट अगर आप पेज 1.2 पर आएंगे, सबसे पहले वही कंपनी की डेफिनेशन यहां पर रिपीट हो रही है जो हमने पढ़ी। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। वैसे अगर हम कंपनी वर्ड को ब्रेक करें तो कंपनी इज अ लैटिन वर्ड, एंड ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉम एंड पेनी।
कॉम का मतलब होता है बेटा टुगेदर, पेनी का मतलब होता है ब्रेड। तो जब कुछ लोग इकट्ठे आकर अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं तो उसको कंपनी बोल दिया जाता है। वहां से कंपनी वर्ड आपका प्रैक्टिकली डिराइव हुआ था और यहीं से आपके कंपनी के फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, किसको लॉ के तहत जन्म दिया जाता है और कंपनी के जन्म देने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन। और बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट आपके हिसाब से कैसे होती होगी, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज अगर 3 दोस्त आकर कह रहे हैं सीएसआ मेरी कंपनी बनवा दो, आप क्या करोगे? लाओ जी डॉक्यूमेंट्स लाओ, कौन सी कंपनी बनानी है, क्या करना है उस कंपनी को, ये सब बताओ। उसके बेसिस पर आप उस कंपनी का कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाओगे, मेमोरेंडम बनाओगे, आर्टिकल बनाओगे, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मांगोगे और ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप एक फॉर्म के साथ किसके पास फाइल कर दोगे, आरओसी के पास। बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आरओसी के पास, स्पाइस प्लस INC 32। और ये फॉर्म आप फाइल करिए, अगर आपका फॉर्म ओके है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है, तो आरओसी आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और बेटा जैसी सर्टिफिकेट मिला, मुबारक हो, चलो कंपनी हो गई। तो बेटा ये सारा काम हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 7 में। तो जैसे आप चैप्टर 2 में आएंगे वहां पर एक सेक्शन 7 आएगा जो आपको सिखाएगा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स कोलेट होंगे, फॉर्म फाइल होगा, ये सारी बातें वहां से निकल करके आती है। तो इसलिए कंपनी को बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो कह रहे जी इनकॉर्पोरेशन इज द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन एज अ स्टैट्यूटरी पर्सन। अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही क्या उसको कोई देख पा रहे, छू पा रहे? नहीं, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पढ़ लीजिए इस पॉइंट को खुद से, निपटाओ फटाफट से ये सब। तो स्टूडेंट सबके मैसेज आ रहे, डोंट वरी। मनीषका, पूर्वा, कार्तिक, सभी विकास, सबके मैसेज रीडेबल है। पढ़ लो तो बता देना पढ़ लिया। तो बढ़ाइए आगे आपका आर्टिफिशियल पर्सन का फीचर कि जी क्रिएटेड बाय लॉ, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह इसका जन्म नहीं होता, लॉ के द्वारा क्रिएट हो रही है, बस हाँ ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू ये काम जरूर करती है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और इनकॉर्पोरेट होते ही शेयर होल्डर और कंपनी दोनों हैं अलग अलग, दैट इज यहां पर आपको देखने को मिल जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि हर किसी के लिए कंपनी की एग्जिस्टेंस होगी अलग। पढ़ते इस फीचर को। तो कह रहे जी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट is vested with a corporate personality, so it bears its own name and acts under the name, has a common seal of its own। बेटा क्या हर कंपनी के कॉमन सील होती है? पर क्या आज के दिन में कॉमन सील होना मैंडेटरी है? नहीं, एक वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है। तो कॉमन सील आपकी हो सकती है। इसके सारे के सारे एसेट्स अलग हैं एंड इसके जो एसेट्स है मेंबर से बिल्कुल सेग्रीगेटेड रहते हैं। मतलब मेंबर का पर्सनल एसेट अलग होता है, कंपनी का एसेट अलग होता है, उनको कभी भी आप मिक्स कर नहीं चलते। अगला कह रहे जी द कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज एन एजेंट ऑफ इट्स मेंबर and they cannot enforce its rights nor can they be sued in respect of its liability। तो बेटा कंपनी के जो एसेट है वो कंपनी के खुद के एसेट हैं, वो मेंबर के बिहाफ पर उस एसेट को संभाल कर नहीं रखती। और कल को अगर कोई भी केस करना है, कोई भी लाइबिलिटी करनी है, कंपनी के अपने नाम में होगी, मेंबर का उससे कोई लेना देना नहीं। यहीं से एक सवाल जो छोटा सा निकल करके आता है, प्लीज आप मुझे बताइएगा। एक स्टेटमेंट मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, मेंबर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। शायद ये स्टेटमेंट आपने कभी स्कूल में या फाउंडेशन में सीखी होगी। बेटा जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। कितने बच्चे इस बात से तवज्जो रखते हैं, एग्री करते हैं? यहां सर मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कितने कह रहे नहीं? कितने के सर लगता तो था पर आप इतना टाइम लगा रहे हो तो कुछ घपला सा लग रहा है। बेटा मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो बेटा लेमैन की तरह अगर हम बात करें तो क्या मेंबर ही कहीं ना कहीं कंपनी के मालिक होते हैं? यस, लेमैन टर्म्स में तो हैं क्योंकि वही कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल है। पर अगर हम लीगल सेंस में बात करें तो बेटा फ्रॉम द लॉ स्टैंड पॉइंट क्या मेंबर को कंपनी का मालिक बोलना ठीक होगा? बेटा आंसर इज नो। मालिक बोलना ठीक क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा जैसे ही हम कहेंगे कि मेंबर्स कंपनी के मालिक हैं तो कंपनी के पास जो भी एसेट होंगे बेटा उसका मालिक भी कौन हो जाएगा? मेंबर। और कंपनी के एसेट का मालिक बेटा मेंबर होता है, कंपनी खुद होती है? सर मेंबर नहीं होता। मतलब आज अगर हम कंपनी का कोई एसेट बेचें, एसेट बेचकर बेटा हमें 5 करोड़ रुपए मिले, तो क्या वो 5 करोड़ रुपए हम कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे या डायरेक्टली मेंबर के बैंक अकाउंट में? बेटा कंपनी के। ऑन द अदर हैंड अगर मेंबर मालिक होता तो मेंबर क्या कहता, देख भाई ये मेरा एसेट है, कंपनी तेरे को संभाल कर दे रहा हूं, संभाल कर इसका इस्तेमाल कर ले, जो पैसा बनाना है बना ले, एसेट मेरे को वापसी लौटा दे बिकॉज मैं इसका मालिक हूं। ऐसा कभी भी नहीं होता।
मेंबर और कंपनी में बेटा एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्या है? कंपनी ने कहा देख भाई मेंबर तू मेरे को इतना पैसा दे, मैं तेरे को शेयर्स दूंगी, शेयर्स के साथ तेरे को अधिकार मिलेंगे, पर तेरे पैसे से अगर कोई एसेट मैं खरीदूंगी वो एसेट तेरा होगा या मेरा होगा? मेरा होगा। तो कंपनी कह रही है जितने भी एसेट्स हैं वो मेरे अपने हैं, तो बेटा मेंबर कंपनी के मालिक नहीं होते। यहीं से एक सवाल निकला, फिर कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। अरे बेटा शेयर होल्डर और मेंबर एक ही बात है। ठीक, ऐसे मेंबर मेंबर मतलब शेयर होल्डर। ठीक, अभी के लिए वो टर्म्स आपकी इंटरचेंजेबल है। तो कंपनी का मालिक कौन होता है? कोई नहीं होता। कंपनी को कोई मालिक नहीं है, सबका मालिक है क्या? अच्छा, थोड़ा क्या कंपनी का कोई मालिक है? हाँ जी, कौन है? हाँ जी, हाँ हाँ, अपने मालिक तुम खुद ही हैं, और कोई है क्या कंपनी? क्या कंपनी खुद ही है नालायक? मतलब कंपनी का कोई और मालिक है क्या? सवाल ये है। तो बेटा क्या कंपनी का कोई मालिक है? अच्छा, क्या हमारा कोई मालिक है? और भगवान को छोड़ दें, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कोई हमारा मालिक है कि हाँ जी ये हमारा मालिक है? नहीं बेटा, हम अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अपने सारे काम खुद से करते हैं। लाइकवाइज कंपनी का कोई मालिक नहीं होता। कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, सारे काम अपने नाम से करती है, एसेट अपने नाम से होल्ड करती है। मेंबर के साथ उसका एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है कि मेंबर उसको पैसा प्रोवाइड करेगा, कंपनी उसके बदले में उसको शेयर्स देगी, पर मेंबर को कभी भी कंपनी के एसेट्स पर मालिकाना अधिकार नहीं मिलता। तो ध्यान रखना बेटा, कंपनी के जितने भी एसेट्स है वो कंपनी के खुद के हैं, मेंबर उन पर कभी भी मालिकाना अधिकार एक्वायर नहीं करेंगे। पर बेटा क्या ये बात थोड़ी सी अटपटी नहीं लग रही कि हमारी कंपनी है, हमने ही पैसा दिया, कंपनी उसी पैसे से एसेट खरीद रही है, पर वो एसेट पर मेरा अधिकार नहीं? तो बेटा वो एसेट बिककर अगर 5 करोड़ आया तो क्या ये 5 करोड़ इस मेंबर को नहीं मिलना चाहिए? हाँ, हिस्सेदारी दी तो अल्टीमेटली क्या वो पैसा इसका नहीं होना चाहिए? तो बेटा एक चीज समझना, आज अगर आप और मैं मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, हम दोनों उस कंपनी में 5-5 करोड़ लगाते हैं, 10 करोड़ का उसने एक एसेट खरीदा, कल को अगर वो एसेट बेचती है, क्या वो पैसा अल्टीमेटली हमारा नहीं है? क्या वो पैसा अल्टीमेटली हमारा नहीं है? बेटा है तो हमारा ही, पर क्या वो एसेट बेचकर ये पैसा हम डायरेक्टली ऐसे ही रिसीव कर सकते हैं? नहीं बेटा, वो पैसा कहां रिसीव होगा? कंपनी के पास। और क्या एज अ मेंबर मैं कंपनी से ये पैसा बाद में रिसीव कर सकता हूं? यस बेटा, कंपनी से पैसा मैं बाद में रिसीव कैसे करूंगा? जब मन किया कंपनी के बैंक अकाउंट से निकाल लिया। इज इट दैट इजी? या कंपनी से पैसा निकालने का भी एक प्रोसीजर होता होगा? तो बेटा कंपनी अपना एसेट बेचकर या बिजनेस कर कर जो भी पैसा कमाती है, जो भी एसेट्स उसके पास हैं, अगर मेंबर को ये पैसा कंपनी से पुल आउट करना है तो मेंबर को लॉ का ध्यान रखते समय काम करना है। ये आपके घर की कंपनी नहीं है कि जब मन किया पैसा डाल दिया, जब मन किया पैसा निकाल लिया। नहीं, अगर अपनी ही कंपनी से आपको पैसा निकालना है, लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए आपको ये करना पड़ेगा। और वन ऑफ द मेथड फॉर दैट इज कि अगर आपको कंपनी से पैसे निकालने, कंपनी क्या कर सकती है? क्या कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? तो बेटा अगर आपको अपनी कंपनी से पैसा निकलवाना है और कंपनी में प्रॉफिट्स है तो आपको डिविडेंड का पूरा चैप्टर कंप्लाई करते हुए काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वैसे ही वो पैसा निकाल लिया और पूछे जी ये पैसा किस चीज के लिए है और आप नहीं बता पाए, तो उस केस में फिर पेनल्टी एंड रिपरकशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो कंपनी से पैसा निकालना भी अपने आप में कला है, उसको हम कहते हैं कैश रिपेट्रिएशन। कि हमने जो कंपनी बनाई उससे हम अपना कैश कैसे रिपेट्रिएट करेंगे, उसकी भी बेटा होती है कुछ स्ट्रेटेजीज। वन ऑफ दी स्ट्रेटेजीज, डिविडेंड बांटकर मैं अपनी कंपनी से अपना पैसा पुल बैक कर सकता हूं। बेटा क्या कोई और रास्ता है कंपनी से पैसा निकालने का? कंपनी को लोन दे दूं, उससे पैसा निकल जाएगा? मतलब पैसा निकालने के लिए पहले पैसा दे दो फिर वही पैसा वापसी ले लेना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बेटा अगर मेंबर है और अपनी ही कंपनी से पैसा निकालना है, वन ऑफ दी वेरी गुड स्ट्रेटेजी हियर इज बायबैक। बायबैक सुना है सबने? बायबैक क्या होता है बेटा? कंपनी मेंबर से उसका शेयर्स वापसी खरीदेगी और बदले में उसको क्या दे देगी? पैसा। तो क्या बायबैक से भी मैं अपनी कंपनी से अपना पैसा पुल बैक कर सकता हूं? यस। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, मैं कहूंगा ले कंपनी 10,000 शेयर्स वापसी पकड़ और बदले में मेरे को कैश दे दे। तो बायबैक भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कैश रिपेट्रिएशन की। बायबैक जैसी बेटा कुछ और मेथड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सीखेंगे कैपिटल रिडक्शन, उसके थ्रू भी कंपनी से पैसा निकाला जा सकता है। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज, कंपनी से बेटा पैसा निकालना आज के दिन में इतना आसान नहीं है कि जब मन किया कंपनी के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको लीगल प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप स्ट्रेट अवे ऐसा कर देंगे बड़ी दिक्कत है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी कही थी, जिस दिन बेटा आपको कंपनी में पैसा इन्फ्यूज करना आ जाए और कंपनी से पैसा निकालना आ जाए, आप समझ जाना आपको कंपनी से एक अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है।
दैट इज आज के दिन में कंपनी में फंड इन्फ्यूज करना और कैश रिपेट्रिएट करना इतना सरल नहीं है। तो दैट इज वाई कंपनी के जो भी एसेट है कंपनी उसकी मालिक खुद है, मेंबर का उससे कोई लेना देना नहीं है। मेंबर का एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन अलग से है, पर कंपनी के एसेट्स पर मेंबर का मालिकाना अधिकार नहीं होता, बिकॉज कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की खुद है। तो यहां पर एक और फीचर आपका आ जाता है सेपरेट प्रॉपर्टी का, पढ़ लीजिए बेटा। और इसी के साथ एक और फीचर पढ़ लेना, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, कि कल को केस करना है तो आप कंपनी पर केस करेंगे, मेंबर पर नहीं। हाँ जी, आप बताओ। बच्चा कैसे, अगर हमने 1% कंपनी बनाई, 1% कंपनी सबको आइडिया होगा, तो आज अगर मैंने ओपीसी इनकॉर्पोरेट करे जिसमें मैं अकेला मेंबर हूं, क्या मैं उसके एसेट्स का मालिक हूं? क्या उसका, पहली चीज आपके सवाल पर भी आऊंगा, क्या मैं उसके एसेट्स का मालिक हूं या वो अपने एसेट की खुद मालिक है? ध्यान रखना बेटा, वो अपने एसेट की खुद मालिक है, क्योंकि वो भी एक कंपनी है, कंपनी के सारे फीचर्स उसमें भी हैं, कंपनी जैसे ही कंप्लायंस उसको भी करने पड़ेंगे। और बेटा कल को अगर मुझे उस कंपनी से पैसा चाहिए, क्या उससे भी मुझे डिविडेंड बांटना पड़ेगा? कि मेरी कंपनी है, सारा स्टेक मेरे पास है, उसके सारा पैसा प्रॉफिट में रही है, तो क्या मेरे को लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा? मतलब ओपीसी से भी पैसा निकालने से पहले मैं डिविडेंड का ध्यान रखूं? क्या लगता है, कितने बच्चों को लग रहा है सर यस डिविडेंड वगैरह ये सारे प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी बनाई है। कितने नहीं सर आप ही मालिक हो, सारा पैसा आप ही का, क्या बेकार में लॉ कंप्लाई करना? देखना बेटा, क्या डिविडेंड बांटना पड़ेगा? बिल्कुल वही सारे प्रोसीजर, वही सारे स्टेप्स वहां पर भी अप्लाई करेंगे। यहां पर आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेटा इनकम टैक्स में स्लैब पढ़ चुके हो? अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं एज एन इंडिविजुअल, तो क्या मेरे को स्लैब बेनिफिट मिलेगा? मैं जो टैक्स पे करूंगा क्या बेटा स्लैब्स के हिसाब से करूंगा? पर अगर मैं ओपीसी बनाकर ओपीसी के नाम में 10 लाख कमाता हूं, तो क्या स्लैब बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों, स्लैब बेनिफिट किस किस को मिलता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, इनके अलावा किसी को नहीं। मतलब अगर मेरी ओपीसी है, मैं अकेला मेंबर और वो 10 लाख कमा रही है, तो उसके पास स्लैब बेनिफिट नहीं है? सोचना, चलो पढ़ो। और तो और वो ओपीसी को अगर स्लैब बेनिफिट नहीं है और वो पैसा कमा के मेरे को डिविडेंड के फॉर्म में बांटेगी, तो मेरे को डिविडेंड पे फिर से टैक्स पे करना है। क्यों, मैंने बताया था कंपनी खुद टैक्स पे करती है, फिर डिविडेंड पर दोबारा टैक्स लगता है, तो ओपीसी में भी सेम चीज चलती है। सोचना। अच्छा, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है तो टैक्स लग रहा है? वैसा क्या, टैक्स तो है ना, टैक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डीडीटी हटाकर वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है ना, पर टैक्सेबल तो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। वो तो गूगल करके बेटा क्या पता चलता है? बच्चा अगर सर गूगल करते हैं तो टाटा मोटर्स का ओनरशिप रतन टाटा का आता है, गूगल कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़ी ना, गूगल इज ओनली अ सर्च इंजन। आज आप अपनी एक वेबसाइट बनाकर उस पर लिख दो कि टाटा मोटर्स के मालिक, सॉरी टाटा मोटर्स के मालिक आप हो, और लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च उसी को किया है, तो गूगल पर अगर लिखेंगे टाटा मोटर्स का मालिक कौन है, आप ही आओगे। तो गूगल तो बस एक सर्च इंजन है, वो आपको वो सारी हिस्ट्री दिखाता है, वो सारी सर्च दिखाता है जो सबसे ज्यादा ढूंढी गई है, उस पर आप रिलाई थोड़ी ना कर सकते हो। हाँ तो नॉर्मली बोलने में आता है, बट एक्चुअली में ओनर वो नहीं है, उन्होंने अपनी सारी शेयर होल्डिंग वैसे ही सारे ट्रस्ट को दान कर रखी है। अगर वो दान नहीं करी होती, आज के दिन में रतन टाटा जी देश के सबसे अमीर इंसान हो सकते थे, पर उन्होंने सारा दान कर रखा था, तो ट्रस्ट के पास शेयर होल्डिंग है। हाँ जी, हाँ तो बच्चा कह रहे सर अगर कंपनी पर केस करना है, आज आपका मन करेगा आप आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड पर केस करना चाहते हो, तो बेटा क्या कर सकते हो? कर सकते हो बेटा, हम पर करोगे या शेयर होल्डर्स पर करोगे या आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड पर करोगे? क्योंकि इट हैज द कैपेसिटी टू स्यू एज वेल एज बी स्यूड, तो अगर आपको केस करना है आपको कंपनी पर करना पड़ेगा। तो बेटा आपके बिहाफ पर केस लड़ने कौन जाएगा? खुद जाओगे या कोई जाएगा? कौन जाएगा? तो कंपनी के बिहाफ पर भी कौन जाएगा? तो बस बच्चा वैसा, कंपनी के बिहाफ पर केस लड़ने कौन जाएगा? लॉयर ही जाएगा भाई। सर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना समझ नहीं पा रहा, आप जो पूछना चाह रहे हो आप ये पूछना चाह रहे हो उस लॉयर का अपॉइंट कौन करेगा? हाँ वो बता दो सर।
तो लॉयर को अपॉइंट करेंगे बेटा वो जो लोग कंपनी को चलाते हैं। कंपनी को चलाते कौन है? डायरेक्टर, नालायक। चलिए एनीवेज, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी के फीचर्स। जितने फीचर अभी तक पढ़े एक बार उसको रिपीट कर दो। सबसे पहला फीचर किस चीज का था? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कौन से सेक्शन में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे? सेक्शन 7। जन्म लेते ही कंपनी बन जाती है एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी और शेयर होल्डर की सेम एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी आपको कंपनी में देखने को मिल जाएगी। और बेटा इस केस में कंपनी के जितने भी एसेट्स है, शेयर होल्डर उसका मालिक है, कंपनी उसकी मालिक खुद है। कंपनी मालिक खुद है बिकॉज कंपनी की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है। और कल को अगर आपको केस करना है कंपनी पर ही करना पड़ेगा। दैट इज कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। और यही से अगला फीचर कौन सा निकल करके आ गया? परपेचुअल सक्सेशन। कि भाई जो मेंबर्स ने मिलकर के कंपनी बनाई है, मेंबर्स की प्रेजेंस से कंपनी की एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन। अरे सुना होगा बचपन है कि मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। हाँ, कंपनी को अगर आपको बंद करना है, कंपनी को बंद करने का भी एक तरीका होगा, एक प्रोसेस होगा, वाइंडिंग अप, उसके थ्रू आप कंपनी को बंद करेंगे। पर कंपनी की एग्जिस्टेंस मेंबर की एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। बचपन में शायद आपके एक दो सवाल इस टाइप के भी आते होंगे। बड़ा लेट्स सपोज हम सब ने मिलकर एक कंपनी बनाई, हम सब उसके मेंबर है, यहां पर बॉम्ब गिर गया और हम सब टपक गए, कंपनी का क्या होगा? ऐसा कुछ सवाल? या 5 मेंबर गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी खाई में गिर गई, 5 मेंबर मर गए, कंपनी का क्या होगा? कुछ भी, बॉम्ब गाड़ी कुछ बना दो। तो बड़ा इस केस में कंपनी की एग्जिस्टेंस उस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। उसी को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। पढ़ लेते हैं। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज बाउंड अप एज पर लॉ। बेटा जब तक आप कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं करते, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। A company being a separate legal person is unaffected by the death or departure of any member. Perpetual succession means that membership of a company may keep changing from time to time, but it shall not affect its continuity. तो बेटा मेंबरशिप बदलती रहे, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं है। मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो बेटा हम सब ने मिलकर एक कंपनी बनाई, यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हम सब टपक गए, कंपनी का क्या होगा? चलती रहेगी। कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? बहुत अच्छे। तो लेट्स सपोज हम सब ने मिलकर कंपनी बनाई थी, हम सब थे उस कंपनी के मेंबर। क्या नाम हो सकता है हमारी कंपनी का? बताओ। पहली पहली कंपनी बना रहे हम सब मिलके, क्या नाम रखें? सर ये इतना टफ सवाल मत पूछा करो हमसे, नाम क्या रखें ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे कोई नाम बता दो भाई। चलो नालायक लिमिटेड, बहुत बढ़िया। तो बड़ा एक कंपनी हम सब ने बनाई नालायक लिमिटेड, हम सब उसके मेंबर्स हैं और आज हम सभी टपक गए, तो अब कंपनी चलेगी कैसे? परपेचुअल सक्सेशन तो है। तो बेटा कंपनी को चलाएगा कौन? बहुत अच्छे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आपको सबसे पहली चीज क्या बोलनी है कि जी मेंबर्स कंपनी में पैसा जरूर लगाते हैं, पर कंपनी को चलाने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है? एक प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रन कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई सवाल बीच में पूछ रहा था? जब बच्चा सर डायरेक्टर्स भी टपक गए, मतलब यहां पर हम भी थे और डायरेक्टर्स भी थे, सारे एक साथ टपक गए। नहीं, सबसे पहले तो सवाल ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टपक गए तो अब क्या होगा? ये सीखा कहां से आपने? ओके। ये जो बता रही हो ठीक बता रही हो कि खुद से सर्च किया था? चलो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा, पास कर देना। आई एम गुड कि वो क्यूरियोसिटी अराइज हुई, एटलीस्ट वो आपने आंसर सर्च किया, दैट इज अ गुड थिंग। तो बड़ा एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लेट्स सपोज डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? हम जनरली कहते हैं जी डायरेक्टर्स की डेथ होने पर कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करते कौन होंगे? हाँ जी, नॉर्मली कंपनी में आपके हिसाब से डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? अपना दिमाग लगाओ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आज हम सब ने कंपनी बनाई है, हम सब का पैसा लगा है, तो हमारी कंपनी को कौन सा डायरेक्टर चलाएगा, उसको अपॉइंट करने का राइट आपके हिसाब से किसका होता होगा? बेटा हम सब का ही होता होगा। ऑब्वियसली हमारा पैसा लगा है, हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी को कौन चलाएगा, उसको कितनी सैलरी देनी है। तो नॉर्मली कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट किसके पास होता है? मेंबर्स के पास। ये बात आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 152 में भी मेंशन्ड है कि मेंबर्स एक रिजोल्यूशन होता है, ओआर सुना है कभी? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो कुछ ऐसा एक रिजोल्यूशन होता होगा, मेंबर कुछ रिजोल्यूशन वगैरह पास करके कंपनी में डायरेक्टर्स को करते हैं अपॉइंट। पर यहां पर दिक्कत क्या है बेटा? डायरेक्टर्स की भी डेथ होगी, लेट्स सपोज मेंबर्स भी नहीं है, क्या करें? तो सबसे पहले तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हैं। तो आज अगर किसी भी कंपनी में बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, लेट्स सपोज सारे के सारे डायरेक्टर्स मर गए, तो क्या होगा? उसका आंसर आप सीखेंगे, एक सेक्शन आता है 167। तो सीए फाइनल लेवल पर जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, वहां पर एक सेक्शन आता है 167, इट डील्स विद द वैकेंसी ऑफ द डायरेक्टर्स।
तो अगर किसी भी कंपनी में सारे के सारे डायरेक्टर्स कभी टपक जाएं और उनके ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाए, तो 167 में एक बात क्या लिखी है, इन दैट सिनेरियो कंपनी में नए डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट कर देंगे, कंपनी के प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स के पास अधिकार है कि वो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और कंपनी चलेगी। पर जैसी मैं बात बोलता हूं, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, तो प्रमोटर्स भी टपक चुके तो क्या होगा। तो देखना बेटा, उसी सेक्शन ने फिर लास्ट रास्ता क्या दिया है कि बाई चांस अगर उस कंपनी में प्रमोटर है ही नहीं या वो भी टपक चुके हैं, तो ऐसे केस में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के नए डायरेक्टर्स को करेगी अपॉइंट। तो लॉ ने अपनी तरफ से रास्ता बताया हुआ है कि कभी भी अगर सारे डायरेक्टर्स की डेथ होती है, देन इन दैट केस प्रमोटर्स भी नहीं है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो बेटा ये तो आपकी बात आई डायरेक्टरशिप की, कि डायरेक्टरशिप इस तरीके से डिसाइड होगी। अगली चीज जो हमें डिसाइड करनी है वो करनी है मेंबरशिप की, कि चलो सर कंपनी में डायरेक्टर्स आ जाएंगे, डायरेक्टर कंपनी को चला लेंगे, पर हम सबके जो शेयर्स थे उसका क्या होगा। हाँ जी, हमारे शेयर्स का क्या होगा। डायरेक्टर तो आ गए, कंपनी रन कर रहे हैं, पर जो कंपनी के ओनर्स या शेयर्स जो थे, वो शेयर्स कैसे डिसाइड होंगे, किसके पास जाएंगे, हम सबके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। किसके पास? आपके स्पाउस के पास, बड़े बेटे के पास, छोटी बेटी के पास, किसके पास? जिसका नाम लिखा होगा। कहां पे लिखा होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। रिलायंस के 50,000 शेयर होल्डर्स के नॉमिनीज का नाम उसके मेमोरेंडम में लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में। तो बड़ा कैसे डिसाइड हो एक मेंबर का शेयर किसके पास जाए, ये चीज कैसे डिसाइड करे। छवि कह रही सर फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर होंगे। छवि अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक इंसान के जाने के बाद ना उसके ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं जो उसके फैमिली वालों को भी नहीं पता होता, तो इसलिए डिसाइड नहीं कर पाते हम कि एक्चुअली में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कौन। तो कैसे पता चले आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्या तरीका होता होगा। अच्छा अपना दिमाग लगाओ, खुद से सोचो। लॉ के हिसाब से मैरिड है तो वाइफ को जाता है, बच्चों को नहीं जाएगा है। हाँ वाइफ है, तो मैं पूछ रहा हूं अगर आपकी वाइफ है और आपके बच्चे भी हैं, तो वाइफ को जाएगा बच्चों को जाएगा? वाइफ को जाएगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। हाँ वाइफ है वो देख लेगी। चलो छोड़ो। नहीं बेटा, आप लॉ के अंदर ऐसा कुछ ओपन ही छोड़ सकते हो, लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी कि वाइफ है तो वाइफ के पास चला जाएगा, नहीं। कैसे डिसाइड करें, क्या तरीका होना चाहिए। अगर आपको लॉ बनाना है, आप कैसा लॉ बनाओगे कि किसी मेंबर की डेथ के बाद उसका शेयर किसे मिले। एक कंपनी के स्टैंड पॉइंट से अगर आप सोचो तो उसका बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए। तो बेटा क्या एक मेंबर को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देना चाहिए जीते जी, जैसे आप बैंक्स में चाहो तो नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। यस, तो जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप चाहे तो बैंक को आप अपना एक नॉमिनी बता सकते हो। क्या वो मैंडेटरी होता है? नहीं, पर इफ यू वांट यू कैन टेल अ नॉमिनी। सेम चीज कंपनीज एक्ट ने भी फॉलो करी, और उसने कहा कोई भी मेंबर आज के दिन में अपनी कंपनी को जाकर अपने एक नॉमिनी का नाम बता सकता है। और बेटा ये प्रावधान लिखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 72 में। तो जब आप सेक्शन 72 पढ़ेंगे, वो मेंबर को एक अधिकार देता है कि वो कंपनी को जाकर के अपने एक नॉमिनी का नाम बता सकता है, और कल को अगर मेंबर की डेथ होगी तो कंपनी चुपचाप उसका शेयर उसके नॉमिनी को दे देगी, चाहे उसके और जितने मर्जी रिश्तेदार हो, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के जी मेंबर ने इसको नॉमिनी अपॉइंट किया था तो मैं तो इसको शेयर दे रही हूं, तो बेटा उस नॉमिनी को शेयर मिल जाएगा। और क्या वो नॉमिनी आपका ब्लड रिलेटिव हो, ये जरूरी है? नहीं बेटा, आप किसी को भी चाहे तो नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको आपने नॉमिनी अपॉइंट कर दिया शेयर उसका, तो डेथ के बाद नॉमिनी के पास शेयर चला जाएगा। पर बेटा नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है या मर्जी होती है? मर्जी है। तो हर मेंबर तो बेटा नॉमिनी अपॉइंट नहीं करता, करना चाहिए पर हर मेंबर नहीं करता। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मेंबर शायद अवेयर ही नहीं था, या कई बार बेटा एक इंसान अपनी डेथ एंटिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल इस समय आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग कि आई विल बी डाइंग नियर बाय, तो ऐसे केस में मैं शायद अभी नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर रहा, मैं सोचूंगा बुढ़ापे में कर दूंगा। तो ऐसे केस में अगर अकस्मात किसी मेंबर की डेथ हो जाए और नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है, फिर क्या हो? हाँ जी, फिर क्या हो? फिर बेटा हम देखेंगे क्या उस मेंबर ने कोई वसीयत लिखी थी या नहीं। वेल, जिसको हम टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, कि क्या मेंबर अपनी कोई वसीयत लिखकर गया था या नहीं। अगर उसने वसीयत लिखी थी तो उसकी जमीन जायदाद का बंटवारा उस वसीयत के हिसाब से कर दिया जाएगा। फिर कंपनी के डीजी की विल के हिसाब से ये इंसान मेंबर है तो इसको शेयर मिल जाना चाहिए, तो वसीयत देखी जाती है। यहां पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सवाल आता है बेटा, लेट्स सपोज एक मेंबर ने अपने बड़े बेटे को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया और कंपनी को कहा मेरे मरने के बाद मेरा शेयर बड़े बेटे को दे देना, और वसीयत में लिख दिया बेटा कि मेरे मरने के बाद मेरे शेयर छोटे बेटे के हो जाएं। कंपनी कह रही है अब मैं शेयर किसको दूं, बड़े बेटे को या छोटे बेटे को? जी, अगर नॉमिनी अपॉइंटेड है और कंपनी को बताया गया, क्या कोई वसीयत, क्या कोई और डॉक्यूमेंट कोई भी काम करेगा? नहीं, कंपनी किसको शेयर दे देगी? बड़े बेटे को। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा हम कंपनी को बताए गई नॉमिनी को देंगे,
पर अगर ऐसा नॉमिनी नहीं है फिर हम देखेंगे वसीयत कि जी वसीयत में किसको अपॉइंट किया गया था, और वसीयत भी ना हो तो, क्योंकि हर इंसान वसीयत नहीं लिखता, लिखनी चाहिए पर नहीं लिखता, बाद में झगड़े होते हैं। तो अगर वसीयत नहीं है तो क्या करें? बताओ बेटा, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं है, फैमिली प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी होता है। तो व्हाट इफ अ विल इज नॉट देयर, व्हाट विल हैपन? तो बेटा फिर देखा जाएगा आप कौन से पर्सनल लॉ से गवर्नड है, क्योंकि हर किसी का पर्सनल लॉ ये बताता है कि उस पर्सनल लॉ के तहत उनकी संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए हमारे देश में एक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और वो कानून आपको सिखाता है कि आपकी संपत्ति का विभाजन डेथ के बाद आपके कौन कौन से फैमिली मेंबर्स में किस तरीके से किया जाएगा। तो बेटा वो कानून पढ़ के हम उसके हिसाब से संपत्ति का विभाजन करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के आया जाता है, और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जिस शेयर पर जिस भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है, कंपनी उसको शेयर ट्रांसफर कर देगी। ध्यान रखना, सबसे पहला प्रेफरेंस नॉमिनी का है, फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा वसीयत को। पर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो आपको कोर्ट कचहरी जाकर एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट या जिस भी कानून से आप गवर्नड है उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज को डिवाइड करवाना पड़ेगा, और तब जाकर के प्रॉपर्टी का विभाजन हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? जो आप कह रहे थे कि पत्नी ध्यान रख लेगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। वन ऑफ द लेटेस्ट और रियल लाइफ एग्जांपल इज गोदफ्रे फिलिप्स, वन ऑफ द टॉप नॉच लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया। एक लिस्टेड कंपनीज में नाम शुमार है गोदफ्रे फिलिप्स, सिगरेट्स बनाती है कंपनी। एंड इसके मालिक जो थे मिस्टर मोदी जी हुआ करते थे, नॉट नरेंद्र मोदी जी। आपने शायद नाम सुना होगा, आईपीएल में एक बंदे थे ललित मोदी जो भाग गए थे, बट उनके पिताजी की वो कंपनी थी, और उनके पिताजी की डेथ के बाद उनकी माताजी और बेटों के बीच में चल रही है फाइट। माताजी कह रहे कंपनी मेरी, बच्चे कह रहे कंपनी हमारी, और उनके बीच में एक्चुअल फाइट है। अभी माताजी ने एक बेटे को बोर्ड मीटिंग से लात मार के निकलवा भी दिया था, तो पूरी फाइट अभी ऑन गोइंग है। तो डेथ के बाद बेटा प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत सारी फाइट होती है, ठीक। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि क्या रिलेशन कहाँ कैसे बिल्ड हो जाए, नेवर नो। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर्ली चीजें डॉक्यूमेंटेड हो तो वो बेटर रहेगा। तो अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही एडवाइस करना कि जी आगे की प्लानिंग आप पहले से ही करके जाएं, दैट इज बेटर। तो नॉमिनी, वसीयत या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट। हाँ जी, बनी कुछ बात? कोई सवाल यहां पर? तो उसको मिल जाएगा, क्या दिक्कत है सर? अगर नॉमिनी माइनर है तो क्या शेयर मिल जाएगा? यस, बस उसका एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाएगा जो माइनर के बिहाफ पर शेयर होल्ड करके रखेगा। अगर मेंबर चाहे तो खुद से पहले से गार्जियन अपॉइंट करके जा सकते हैं, मेंबर ने नहीं कर रखा था तो कोर्ट एक गार्जियन अपॉइंट कर देगा, पर शेयर तो माइनर का ही रहेगा इन द नेम ऑफ गार्जियन। हाँ जी, और कोई सवाल? वसीयत कैसे लिखते हैं? एक वकील के पास जाना, बना देगा, और वसीयत को जाकर के कोर्ट में रजिस्टर करवा देना। रजिस्टर्ड विल, वो उसके मायने सबसे ज्यादा होते हैं, तो वसीयत रजिस्टर्ड हो, दैट इज बेटर। हाँ जी, हाँ। शेयर्स नॉमिनी हमने जिसको बताया, सेम चीज बेटा बैंक्स में चलती है, दोनों को आधे आधे बांट देंगे। हाँ, बच्चा कह रहे सर एक इंसान है, नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं था, वसीयत में कहा मेरी संपत्ति या मेरे शेयर्स आधे आधे मेरे दोनों बेटों में डिवाइड हो जाए। मैंने कहा आधा आधा बांट देंगे। तो क्या सर एक ही शेयर ले रखा है, अब क्या, अब क्या करें? तो नलायक उसकी वैल्यूएशन निकाल के दूसरे को कैश में कॉम्पनसेट कर देंगे। एक बेटा कह देगा मेरे को पूरा शेयर दे दो, आधी वैल्यू आप रख लो, ऐसे हो जाएगा विभाजन। नलायक। और कोई सवाल? एक सवाल शायद आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आना चाहिए। बेटा एक इंसान ने, हाँ जी, सॉरी, ये सब करता कौन है बेटा? पहली चीज तो जिसके पास ये हक आया है, जिसको पता है कि उसके पास ये अधिकार आया है कि उसको इतने शेयर्स मिल रहे हैं, वो खुद से सर पैर हाथ पैर मार लेगा ये शेयर्स एक्वायर करने के लिए। तो किसी प्रोफेशनल सीए लॉयर के पास जाकर के ये काम कर लेगा, ठीक। अगर उसको ये चीज पता है कि मेरे को नॉलेज नहीं है पर कुछ ना कुछ एसेट्स किसी के पास थे, तो बेटा वो जाकर के एसेट्स का भी पता लगवा लेगा, हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपके पास अधिकार आता है आप सर पैर मार लेते हो, और आप अभी तक इस चीज को इस लेवल पर इमेजिन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर्स की वैल्यूएशन शायद 50,000, 1 लाख, 2 लाख होगी। नहीं बेटा, देयर हैव बीन केसेस जहां 100, 200, 200, 500 करोड़ के शेयर्स को इंसान छोड़कर चला जाता है, तब होती है फाइट स्टार्ट। आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज की फाइट्स देखी हैं अभी तक, शेयर्स की फाइट नहीं देखी। जो मैं गोदफ्रे फिलिप्स की बात कर रहा हूं, द कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ये 1000 करोड़ की कंपनी किसकी हो, तो बड़ा वो फाइट जब आएगी आप कर लोगे। तो जो हकदार है वो इस चीज की फाइट करेगा। बट द पॉइंट इज या द क्वेश्चन इज, अगर कोई हकदार ही ना हो तो? ऐसा हो सकता है कि कोई हकदार ही ना हो कि बड़ा नॉमिनी भी अपॉइंट नहीं किया, वसीयत भी नहीं लिखी, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी लगा के क्या करें? वो कह रहा है कोई है ही नहीं, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, फिर क्या होगा?
तो बेटा अगर किसी का कोई हकदार नहीं है, एंड जो आपका सवाल है बाई चांस हकदार है पर वो अवेयर ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, तो बेटा दोनों ही केसेस में क्या होगा, सरकार करेगी इंतजार कि शायद कोई हकदार आएगा, शायद कोई हकदार आएगा, शेयर लेकर जाएगा, शायद कोई हकदार आएगा। और वो इंतजार सरकार करेगी कितने टाइम तक, ज्यादा नहीं बेटा 7 साल तक। 7 साल तक गवर्नमेंट करेगी बेटा कि शायद कोई आए अपना शेयर लेकर जाए, शायद कोई आए क्लेम करे। पर अगर बेटा 7 साल तक भी कोई हकदार नहीं आया तो सरकार कह रही है जिसका हकदार कोई नहीं उसके हकदार हमें। और इसके लिए बेटा ये सारे के सारे शेयर बाद में सरकार को हो जाएंगे ट्रांसफर। सरकार ने इस पर्पस के लिए अपना एक फंड बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और उसके फेवर में वो सारे के सारे शेयर्स कर दिए जाते हैं ट्रांसफर। तो जिसका कोई हकदार नहीं है, अगर हकदार है तो और क्लेम नहीं कर रहा है, तो आफ्टर 7 ईयर्स वो सारे के सारे शेयर्स किसके हो जाएंगे, गवर्नमेंट के। सवाल एक और मन में आ रहा होगा, तो 10 साल के बाद हकदार को याद आया तो क्या IEPF से जाकर शेयर्स क्लेम बैक हो जाएंगे? पॉसिबल है, हो जाएंगे। मतलब सरकार आपके उन शेयर्स को संभाल कर रखती है, उसका भी प्रोसेस है कि 10, 15, 20, 25, 30 साल के बाद भी अगर आप जाओगे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। एक बार 7 साल तक नहीं आया तो बाद में बहुत कम चांसेस है कि कोई आए। तो हर चीज का प्रोसेस लो में, डोंट वरी। और कोई सवाल यहां पर पेंडिंग रहेगा तो बेटा दिस इज हाउ परपेचुअल सक्सेशन प्रैक्टिकली वर्क्स, कि मेंबर की ओनरशिप कैसे कैसे आप आगे पास ऑन करोगे। अरे बनी कुछ बात और सुना? हाँ जी बिल्कुल अभिषेक, गवर्नमेंट के हो जाते हैं शेयर्स, बिल्कुल आदर्श, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेते हैं, जिसका कोई नहीं वो सारा पैसा सरकार का। और सेम चीज बेटा बैंक्स में होती है, बैंक्स में भी आप चाहो तो नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया और आप पैसा क्लेम करने नहीं जा रहे, कुछ टाइम के बाद बैंक के डिपॉजिट में भी जितना पैसा है सारा का सारा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। हाँ जी, नहीं इस फंड नहीं, उसका अलग फंड है, वो RBI ने एक फंड मेंटेन कर रखा है, उसके पास जाता है। ठीक है, तो सारा पैसा सरकार का हो जाता है और यहाँ से भी सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। कि बेटा आप एक चीज समझना, आपका लॉन्ग रन में विजन क्या होना चाहिए, एक एसेट बेस एक्यूमुलेट करना। आज अगर आप अपने पास लेट से 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर लेते हो, चलो 100 भी नहीं, मैं कहता हूं 10 करोड़, आपने इतनी मेहनत करी और आपने 10 करोड़ का एसेट बेस अपने पास जोड़ लिया कि आपके पास 10 करोड़ की वर्थ है। बेटा 10 करोड़ की वर्थ होने का क्या मतलब है, आप बिना काम किए कितना पैसा कमा सकते हो हर साल? मतलब सर बेटा अगर आज आप 10 करोड़ का एसेट एक्यूमुलेट कर जाते हो और आप कोई काम नहीं करते और आप इस पैसे को सबसे सेफेस्ट जगह रखते हो, लेट्स सपोज किसी अच्छे बैंक की FD में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, जिनके डूबने के आसार ऑलमोस्ट मिनिमल है, किसी अच्छे बैंक की FD में अगर रख दो, मरे से मरा बेटा FD पर आज के दिन में कितना ब्याज मिल जाता है? 7% का तो मिल जाएगा, 7% कह रहा हूं, तो बेटा कितना पैसा आप हर साल कमा जाओगे? 70 लाख रुपए। दैट इज द पावर ऑफ मनी। जो हम कहते हैं ना पैसे से पैसा बनता है, वो ऐसे बनता है कि अगर आपने 10 करोड़ का एसेट बेस कभी भी एक्यूमुलेट किया है तो ऐसे केस में पैसिव इनकम 70 लाख की हर साल आपके पास आ रही है बिना कुछ किए। हाँ तो टैक्स वैक्स तो एस्पेक्ट्स आएंगे, मतलब वो एस्पेक्ट पे मैं नहीं गया, 70 लाख की कमाई आपकी है, ठीक, उसको ही आप बचा सकते हो। 10 करोड़ की जो आपकी FD, आपके घर में 4 फैमिली मेंबर से चारों के नाम में डिवाइड करो, जिसकी वजह से चारों का स्लैब बेनिफिट आपको मिल पाए, एक HF खोल के उसके नाम में ट्रांसफर करो, तो वो सारे बेनिफिट्स या तरीके तो आप अपना लोगे, पर इनकम तो है ही ना। और ये तो मैंने तब कहा है जब आपने FD में लगाया। इस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल दो तो 12 से 15% की मरी से मरी रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको कमा कर दे देगी। अच्छी खासी चले तो रिसेंटली तो 30% तक के रिटर्न मार्केट ने दिए, तो आप उसको और एक्यूमुलेट कर जाओगे। तो लॉन्ग टर्म पर्पस तो आपका एसेट बेस बनाने का होना चाहिए, उसी से आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम सस्टेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। चलिए एनीवेज, थोड़ा ये एक फीचर आ गया आपका परपेचुअल सक्सेशन का। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का कि मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड अगला फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है? मेंबर की। और मेंबर की लायबिलिटी किसके टुवर्ड्स लिमिटेड है? कंपनी के टुवर्ड्स। तो मेंबर की कंपनी के टुवर्ड्स एक लायबिलिटी है, बस वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहां तक है? कहां तक है? अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स। तो जितने भी शेयर्स मेंबर ने कंपनी से खरीदना एग्री किया था, अगर उस शेयर पर कोई पैसा देना बकाया है, वहां तक मेंबर की लायबिलिटी है। और क्या उतना पैसा रिकवर करने के लिए मेंबर का घर तक बिक सकता है? बिल्कुल। अगर मेंबर पे ना करे, हम पर्सनल एसेट भी बेचेंगे, पर उससे ज्यादा मेंबर की लायबिलिटी नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज कंपनी में आपको मिल जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। पढ़ लेते इस पॉइंट को। So the privilege of limited liability for business debt is one of the principal advantages of doing business under the corporate form of organization. The company being a separate person is the owner of its asset and bound by its liability. Liability of member as a shareholder extends to, तो बड़ा member की liability सिर्फ और सिर्फ shares तक है। तो बड़ा जब भी हम कहते हैं कि member की liability limited है, ये हम एक जनरल केस में बोलते हैं, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं होती। कंप्लीटली करेक्ट क्यों नहीं होती बेटा? एक एक्सेप्शन तो इसके हम सीखेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कि अगर कभी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाए, क्या वहां पर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है?
यस, तो नॉर्मल कहने में तो आता है मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, पर अगर आप गलत काम करोगे तो कॉर्पोरेट बेल लिफ्ट करके आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड करवाई जा सकती है। और उसका दूसरा एक्सेप्शन क्या हो सकता है? टाइप ऑफ द कंपनी, कि आप कैसी कंपनी बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि मेंबर की लायबिलिटी कैसी है। बिकॉज बेटा लायबिलिटी के आधार पर कंपनीज एक्ट में आपको 3 प्रकार की कंपनीज बनाना अलाउड है। एक तो होती है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड तीसरी टाइप की कंपनी जो आपको लॉ में बनाना अलाउड है वो कौन सी होती है? अनलिमिटेड कंपनी। बेटा अगर हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, यहां पर मेंबर की लायबिलिटी कैसी है? लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। और किस चीज पे डिपेंडेंट है? शेयर्स पर, कि जितने भी शेयर्स आपने खरीदना एग्री किया था उस पे जो पैसा बकाया है वहां तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। दैट इज, इस केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बेटा लिमिटेड बाय गारंटी में भी मेंबर की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड, क्योंकि नाम ही क्या है? लिमिटेड बाय। पर यहां पर आपकी जो लिमिट है किस चीज पर डिपेंडेंट है? एक गारंटी अमाउंट पर। मतलब अगर आप ऐसी एक कंपनी बनाओगे तो यहां पर मेंबर कंपनी को एक गारंटी प्रोवाइड करता है, और गारंटी देते वक्त कहता है कंपनी तो बिंदास काम करती जा, अपने एसेट से अपनी लायबिलिटीज को मीट करती जा, कल को अगर कोई भी दिक्कत आई मैं यहां पर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा और गारंटी के तौर पर मैं इतना पैसा लाकर दूंगा। पर बेटा मेंबर की ये गारंटी किस सिचुएशन में इन्वोक होती है? अगर कल को कंपनी किस में चली जाए? पॉइंट निकाल। मतलब जीते जी कंपनी खुद से अपनी सारी लायबिलिटीज मीट करेगी, पर कल को अगर कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई तो मेंबर गारंटी वाला पैसा ला करके देगा। तो मेंबर की लायबिलिटी गारंटी अमाउंट तक ही सीमित है, तो यहां भी लायबिलिटी लिमिटेड है। पर बेटा अगर आपने बना दी अनलिमिटेड कंपनी, एज द नेम सजेस्ट, यहां पर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। यहां पर मेंबर की लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर कंपनी में जरूरत से ज्यादा लायबिलिटीज हैं और कंपनी के एसेट उन लायबिलिटीज को मीट नहीं कर पाए, तो क्या मेंबर का घर बार बेचकर भी वो पैसा रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल। तो बेटा यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी हम बोलते क्यों है? बिकॉज बेटा मैक्सिमम कंपनीज या मोर देन 95% कंपनीज जिनसे आप डील करते हो वो कौन सी होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसलिए अगर आपने लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बनाई है, यहां पर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनपेड अमाउंट इफ एनी ऑन द शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी में भी लिमिटेड है, गारंटी अमाउंट तक, पर यहां पर मेंबर की लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं है। तो इट इज एन एक्सेप्शन टू लिमिटेड लायबिलिटी। बाकी तीनों टाइप की कंपनीज बाद में आएंगी, डिटेल में और डिस्कस करेंगे। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। और बड़ा अगला फीचर आपका आ रहा है कॉमन सील। और कॉमन सील आज के दिन में एक कंपनी की होनी मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? तो बड़ा जब कंपनीज एक्ट 2013 बना था उस समय तक तो होती थी मैंडेटरी, पर जब कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया था 2015 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तब ये कॉमन सील की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। तो आज के दिन में कॉमन सील होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज ए वॉलंटरी रिक्वायरमेंट। और कॉमन सील होती क्या? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो कॉमन सील इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, आज के दिन में मैंडेटरी नहीं है। तो सर अगर कॉमन सील ना हो तो साइन कौन करेगा? कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कौन करेगा? कितने बच्चों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि कंपनी के बिहाफ पर साइन करेंगे 2 डायरेक्टर्स प्लस सीएस, या 1 डायरेक्टर और सीएस इफ सीएस इज अपॉइंटेड? दोनों सी मन करे सर 2 डायरेक्टर से करा लेंगे 1 सीएस। चलो बड़ा अगर ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है वो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। आई नो फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने भी सेम बात लिखी हुई है, पर वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट से डील करते हो। क्योंकि कंपनी के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फाइनेंशियल्स पर कोई और साइन करता है, कुछ रजिस्टर्स पर कुछ और लोग साइन करेंगे, चेक्स पर कोई और साइन करेंगे। तो किस किस डॉक्यूमेंट पर कौन कौन साइन करता है उसके लिए आपको लॉ के रिस्पेक्टिव सेक्शन में जाकर के उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे विल अंडरस्टैंड कि किस किस डॉक्यूमेंट पर कौन साइन करेगा। तो एनीवेज, तो बड़ा कॉमन सील आज के दिन में आपका एक मैंडेटरी फीचर नहीं है, एक वॉलंटरी फीचर बन चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फीचर बचते हैं, तो आते हैं और इनको भी फटाफट से निपटा देते हैं। अगला एक बहुत बेहतरीन फीचर जो आपको कंपनीज में देखने को मिलता है, वो किस चीज का है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। लास्ट क्लास में बड़ा थोड़ा सा डिस्कशन यहां आया था कि बड़ा आज अगर मैं फर्म या एलएलपी बनाकर उसमें पार्टनर बनता हूं, उसमें मेरा जो इंटरेस्ट या स्टेक लगा हुआ है, क्या उस स्टेक को किसी और इंसान को ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है? नहीं। क्या उसमें से मैं कुछ स्टेक निकालकर किसी और को बेचना चाहूं, इज इट दैट इजी? नहीं। पर आज बेटा अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, जैसी मार्केट खुलेगी क्या मैं चाहूं तो अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता हूं? इट इज वेरी इजी। तो कंपनी आपको ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का एक फीचर देती है कि आप अपना स्टेक कंपनी में बड़ा आसानी से बेचकर एग्जिट ले सकते हो, या अपने स्टेक में से कुछ स्टेक आप कभी भी चाहो तो बेच सकते हो। तो अपना शेयर ट्रांसफर करने का एक अधिकार आपको मिलता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो बेटा जो शेयर्स होते हैं वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल। सेम बात हम पढ़ेंगे, आपकी लिखी हुई है सेक्शन नंबर 45
44 में। तो बेटा सेक्शन 44 यहां पर आपका आएगा जो आपको सिखाएगा कि शेयर्स आपके ट्रांसफरेबल है। अब जो आपके लिए सवाल आ रहा है मुझे बस इतना बताइएगा, फाउंडेशन में आपने सीखा होगा, ध्यान से जवाब देना बेटा। आज अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाई है, पब्लिक कंपनी सब समझते हैं, प्राइवेट पब्लिक का एक बेसिक आइडिया होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा तो बेटा अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाई है तो क्या पब्लिक कंपनी का अगर शेयर आपके पास है क्या वो ट्रांसफरेबल होता है? बेटा बिल्कुल होता है। पर बेटा अगर आज आपने प्राइवेट कंपनी बनाई है और उसका शेयर आपके पास है क्या वो ट्रांसफरेबल होता है? मैं इफ बट कुछ नहीं है, मेरा सवाल है इज इट ट्रांसफरेबल, यस और नो? कितने बचेगा सर इट इज ट्रांसफरेबल? कितने नो सर इट इज नॉट ट्रांसफरेबल? बाकी क्या सलाह बनी? बाकी क्या सलाह बनी? अरे आंसर दो सब। प्राइवेट कंपनी का शेयर इज ट्रांसफरेबल, कितने बच्चे मानते हैं ट्रांसफरेबल है? ओके गुड। कितने के सर नहीं ट्रांसफरेबल नहीं होता प्राइवेट कंपनी का शेयर? चलो मैं कहूंगा 60-40 या 70-30 का रेशियो है। मैक्सिमम बच्चे कह रहे ट्रांसफरेबल है, बाकी बच्चे कह रहे ट्रांसफरेबल नहीं है। देखना बेटा आज आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड कैसी कंपनी है? आज अगर मेरे पास आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है क्या मैं उसको बेच पाऊंगा या बेच ही नहीं पाऊंगा कभी भी? क्या लगता है लॉ क्या बना होगा कि आज अगर हर सर आपने आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर ले रखा है आप बेच ही नहीं पाओगे या बेचे जा सकते होंगे? देखना बेटा प्राइवेट कंपनी का शेयर भी ट्रांसफरेबल होता है, बिकॉज शेयर इज अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। दोनों ही कंपनीज के शेयर आपके बिल्कुल ट्रांसफरेबल हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड, दैट इज व्हाई दे आर ट्रांसफरेबल। बस जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, अगर मेरे पास पब्लिक कंपनी का शेयर है वो शेयर बेचने के लिए मेरे को कोई परमिशन वगैरह नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैं अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहूं वो शेयर बेच सकता हूं। पर बेटा प्राइवेट कंपनी का शेयर क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है? नहीं, ट्रांसफरेबल तो है बट इट इज सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस। तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस पूरी करनी पड़ सकती हैं, रेस्ट्रिक्शंस पूरी करके आप उस शेयर को बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा बचपन में प्राइवेट कंपनी पढ़ा होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 68 था नहीं था? बेटा पूरा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तक आते थे तुम्हारे। 200 मेंबर्स की लिमिट कैलकुलेट करके बताओ, पूरी डेफिनेशन थी आपके सिलेबस में। तो रेस्ट्रिक्शंस की कोई एग्जांपल? मेंबर्स की नहीं, शेयर ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शंस। नालायक बेटा ये सवाल नहीं पूछे आपने। और क्लाइंट आगे कह रहा है जी रेस्ट्रिक्शन मतलब पब्लिकली ट्रांसफर नहीं प्राइवेटली कर लूं, ये रेस्ट्रिक्शन है। चलो जब हम सीखेंगे प्राइवेट कंपनी तब इसको डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शंस कैसी। ठीक, पर इतना ध्यान रखना जब डेफिनेशन पर हम आएंगे प्राइवेट कंपनी की, वी विल एनालाइज इट इन डिटेल कि प्राइवेट कंपनी का शेयर बिल्कुल बिक सकता है, बस बिकने पर होती है कुछ रेस्ट्रिक्शन। व्हेन वी विल कम विल डिस्कस इट। एक छोटा सा सवाल और पूछूं, फिर से बताना बेटा, प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है या नहीं है? सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल है। फ्रीली है, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप पूरी करिए, बिल्कुल उसके बाद आप उन शेयर्स को बेच सकते हैं। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें, क्या बेटा एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है? बिल्कुल। क्या आप चाहो तो उसको स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करा सकते हो? अगर आपने एक पब्लिक कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कराया है क्या उसका शेयर ट्रांसफरेबल है? रेस्ट्रिक्शन है या फ्रीली? पर बेटा क्या एक पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड भी हो सकती है? मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अपने शेयर को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं कराया, क्या उसका शेयर ट्रांसफरेबल है? क्या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है? कैसे? फ्रीली या सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस? मैं मान रहा हूं तुम्हारे बेसिक नहीं है, मेरे को बेसिक से पढ़ाना है, पर तुमने वैसे तो पढ़ा हुआ है। फ्रीली ट्रांसफरेबल है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का भी। कितने बच्चे मान रहे हैं सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? कितने कह रहे नहीं? कितने कह रहे सर दिमाग तो कह रहा है फ्रीली है बट दिल नहीं मान रहा? फिर से वो दिल और दिमाग की फाइट चल रही है। रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अच्छा आज तक क्या पढ़ा था? आज तक कि पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? आज तक क्या पढ़ा है? पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफर है। तो बेटा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर भी कैसे ट्रांसफरेबल है? फ्रीली। क्योंकि पब्लिक कंपनी का शेयर कैसे ट्रांसफरेबल है? पर मन में एक सवाल आ रहा होगा, आ रहा है?
आना चाहिए सवाल, अगर सवाल नहीं आ रहा तो दिक्कत है। सर बेचेंगे कैसे? कह तो दिया फ्रीली ट्रांसफर ब्लड, हाउ वी विल ट्रांसफर इट। सवाल में कुछ दम है नहीं है? दम है तो जवाब दो फिर कुछ। बेटा अभी हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट वो प्रोसेस है जिससे कंपनी पहली बार मेरे को शेयर देगी, मेरे पास शेयर आ गया, उसके बाद ट्रांसफर की बात हो रही है, क्या शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकता है, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रांसफर, नॉट अलॉटमेंट। चलो ठीक है, इसका जवाब आपको मिलेगा बेटा, नहीं नहीं ब्रेक के बाद नहीं मिलेगा, चैप्टर 3 की सेकंड क्लास में। तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो जब हम चैप्टर 3 पर आएंगे उसकी सेकंड क्लास में हम लोग जाएंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। पर अपने क्वेश्चंस को तब तक के लिए थोड़ा सा रिवाइव्ड रखना, ये सेम सवाल पूछूंगा एंड देखता हूं उस दिन ये जवाब दे पाओगे, यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर कैसे ट्रांसफरेबल है। तो जो आपने आज तक सीखा है वो बिल्कुल ठीक है, बस उसका प्रीमाइस क्या है, किस बेसिस पर वो बात बुक्स में लिखी है वो आपको समझ में आएगी। तो ध्यान रखना, बिल्कुल पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, प्राइवेट कंपनी का भी बिक तो सकता है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन क्यों लगती है, पब्लिक में नहीं? जबकि पब्लिक में तो पब्लिक का स्टेक है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए। प्राइवेट में तो पब्लिक का स्टेक भी नहीं है और उसको बेचना है तो रिस्ट्रिक्शन पूरी करनी है कुछ बात अटपटी सी, या मैं दिमाग की दही ज्यादा कर रहा हूं? दिमाग की दही ज्यादा कर रहा हूं चलो कोई नहीं, डोंट वरी, जब आएगा टाइम ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, व्हेन विल कम टू द टॉपिक। अभी तो बस आपको एक बेसिक जानने के, हाँ जी ये कुछ फीचर्स हैं। तो एक पब्लिक कंपनी में शेयर बेटा फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबल तो है सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, बट नेट नेट शेयर्स आर अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, तो वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर आपको कंपनी में देखने को मिलेगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टू फीचर। सबसे पहले लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। मतलब हर कंपनी के बेटा काम करने का ना एक दायरा होता है। आज कोई कंपनी चाहे कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसको एक दायरे में रहकर काम करना जरूरी है, और हर कंपनी का वो दायरा लिखा कहां पर होता है, मेमोरेंडम में। और बेटा मेमोरेंडम के बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, उसमें से कौन से क्लॉज में लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो मेमोरेंडम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लॉज किसी भी कंपनी के लिए रहता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप ये बताते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करने वाली है, और कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है, क्योंकि अगर कोई काम कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा और कंपनी वो काम कर दे तो बेटा वो काम क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, कि वो काम करने की पावर ही कंपनी के पास नहीं थी, और क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया जो आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो। तो यही सब बात यहां पर लिखी है, पढ़ लेते हैं। तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम। The memorandum of the company regulates the power and fixes the objects of the company. A company cannot go beyond such power unless the memorandum itself is altered prior to doing so, before else the act will become ultra virus। मतलब अगर आपको कोई नया काम करना है, क्या बेटा मेमोरेंडम ऑल्टर करके नया ऑब्जेक्ट ऐड करके वो काम कर सकते हो? यस, पर जब तक मेमोरेंडम के अंदर वो काम नहीं है, अगर आपने वो काम कर दिया, वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस। बचपन में आपने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी सीखी होगी, एक केस भी पढ़ा होगा शायद, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अरे कुछ कुछ ध्यान, थोड़ा वो सब आएगा, हमारे सिलेबस में है, तो वील अंडरस्टैंड इट देयर। पर यहां पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, बेटा क्या कंपनी के साथ हमेशा वही काम करना चाहिए जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से गवर्नड है? अरे क्या वही काम करना चाहिए जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में होता है? यस, क्योंकि उससे बाहर किया तो क्या हो जाएगा। आप सबने जब आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड को फीस दी, आपने जब आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड को फीस दी, आपने आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड का ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा ही होगा, क्योंकि वहां पर कोचिंग्स का बिजनेस लिखा होना जरूरी है। अगर नहीं लिखा तो आपने जो फीस दी है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट आईजीपी के साथ किया है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब, आज बेटा आप सबसे आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड ने फीस लिया और कल से आपको क्लास नहीं देते, नहीं दे रहे, अनाउंस हो गया नहीं दे रहे, क्या करोगे, क्या करोगे, लीगली क्या करोगे? इलीगली तो तुम पता नहीं क्या कर दो, तो लीगली क्या करोगे वो? ये बड़ा इनसाइड मैटर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही नहीं लिखा। क्या बेटा आप कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हो? क्या आप कोर्ट में जाके जज साहब को, देखो जज साहब ये फीस की रसीद है, हमारे पास फीस ली थी इन्होंने कोचिंग सर्विसेज देने के लिए, जैसे आप वो फीस की रसीद दिखाओगे या कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे, जज साहब क्या कहेंगे,
बेटा मेरे को चाहकर भी ना ये फीस की रसीद और कॉन्ट्रैक्ट दिख नहीं रहा, बिकॉज कानून अंधा है। आपको एविडेंस वो लाना होगा जो कोर्ट में एडमिसिबल है। आपकी फीस की रसीद और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजर में एग्जिस्ट करता ही नहीं, बिकॉज इट इज वॉइड। मैं इसको एविडेंस के तौर पर एडमिट कर ही नहीं सकता। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ वॉइड एब इनिशियो। आज तक सिर्फ वॉइड वॉइड बोलते हैं, पर उस चीज को फील करना कि मतलब आप ये फीस की रसीद या कॉन्ट्रैक्ट किसी कोर्ट में दिखाकर आईजीपी पर केस कर ही नहीं सकते, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर क्या होगा? बेटा ये सारे सवाल आपके मन में बचपन में या फाउंडेशन में आ जाने चाहिए थे जब आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो चीजों को सिर्फ रटते मत रहा करो कि हाँ वॉइड वॉइड एब इनिशियो हो गया, ठीक है शुरू से वॉइड है, उससे होगा क्या? बेटा कोर्ट में वो वैलिड ही नहीं है। अब कोर्ट में केस लड़ोगे कैसे? तुम्हारा पैसा तुम्हें वापसी मिलेगा कैसे? बेटा ऑब्जेक्ट या मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड वी थॉट कि आपने पढ़ा हुआ है।